हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है नीट 2026 का पेपर आपके पास बहुत जल्दी आने वाला है। समय बहुत कम बचा है और तैयारी बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वन शॉट क्विक रिवीजन, जो कि आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही साथ आपके यहाँ पर क्विक रिवीजन में हम आपके PYQ भी कवर करेंगे। तो आज का जो चैप्टर होने वाला है हमारा विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति होने वाला है। तो सभी मेरे हिंदी मीडियम के साथी इस वीडियो का भरपूर तरीके से क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं, ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा सीधा टॉपिक की। तो जैसा कि आपको पता है चैप्टर का नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो विकिरण क्या होता है, द्रव्य क्या होता है। तो विकिरण को हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के पास दो तरीके का या विकिरण के पास दो तरीके का नेचर होता है। एक होता है तरंग की प्रकृति और एक होती है कण की प्रकृति। कैसी होती है, तरंग की होती है, कण की होती है। तो ये जो तरंग की प्रकृति होती है, आपने ये सुना ही होगा व्यतिकरण का नाम। किसका नाम, व्यतिकरण का नाम सुना होगा। विवर्तन का नाम आपने अच्छे से सुना होगा। तो व्यतिकरण, विवर्तन, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं ये प्रकाश के यानी रेडिएशन के तरंग प्रकृति द्वारा समझाई जाती हैं। जबकि कण प्रकृति से क्या समझा जाता है भाई, जैसा कि इस चैप्टर में पढ़ना है, इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव हुआ, कॉम्पटन प्रभाव हुआ। क्या हुआ, कॉम्पटन प्रभाव। तो ये जो है ये समझाए जाते हैं प्रकाश की कणीय प्रकृति द्वारा। इस तरीके के जो फिनोमेना है, घटना है, वो किसके द्वारा समझाए जाते हैं, कण प्रकृति द्वारा। तो इससे आप समझेंगे कि विकिरण के पास दो तरह की प्रकृति होती है। जैसे हर इंसान के पास दो तरीके का नेचर होता है, एक अच्छा बुरा, सही गलत, ये जो कॉम्बो बने होते हैं शब्दों के, वैसे ही विकिरण के साथ भी दो तरीके का कॉम्बो बना है। एक होता है तरंग और एक होता है कण का। तो विकिरण जो है तरंग की तरह भी व्यवहार करता है और कण की तरह भी व्यवहार करता है। तरंग की तरह करता है तो इस तरह की घटनाएं यहाँ पर क्या है, प्रूफ होती है। कण की तरह करता है तो ये वाली घटनाएं यहाँ पे आके प्रूफ होती हैं। इसी तरीके का बहरूपिया है एक द्रव्य है, यानी ये भी दो तरीके का नेचर दिखाता है। एक कण प्रकृति शो करता है और एक तरंग प्रकृति शो करता है। आप देखिए थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे लिखा है तरंग, फिर लिखा है कण, और यहाँ पे लिखा है कण और फिर लिखा है तरंग। इसका मतलब ये हुआ कि रेडिएशन जो है पहले तरंग प्रकृति को शो करता था, बाद में प्रूफ हुआ कि वो कण प्रकृति को भी शो करता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले कण प्रकृति को शो करता था और यहाँ पर तरंग प्रकृति को शो करता है, ये बाद में प्रूफ हुआ। अब देखिए यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, द्रव्यमान होता है। अब द्रव्यमान होता है तो इसका मतलब ये क्या है, मैटर है। अब मैटर होगा तो तरंग प्रकृति को दिखाता है। और ये किसने बताया था, डेविसन और जर्मन ने अपने एक प्रयोग द्वारा निकल क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉनों के विवर्तन पैटर्न के अध्ययन करके ये बताया था। ठीक है जी, किसने बताया था, ये डेविसन और जर्मन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी होता है एज वेल एज पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर होने के साथ साथ इनके पास तरंग प्रकृति भी होती है। तो ये बातें इन दोनों की रही। अब बात कर लेते हैं कि जो विकिरण के पास तरंग प्रकृति होती है और कण प्रकृति होती है, तो किस साइंटिस्ट ने कण माना था और किस साइंटिस्ट ने उसे तरंग माना। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन बाबा की। तो न्यूटन बाबा ने 1670 में लगभग ये बताया था कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, यानी जो प्रकाश है कण जैसा व्यवहार करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यूटन साहब कह रहे हैं कि प्रकाश के पास जो प्रॉपर्टी होती है, जो नेचर होता है, वो कैसा होता है, कण की तरह होता है। इस आधार पर इन्होंने ये भी बताया था कि प्रकाश जो सीधी रेखाओं बनता है, जो शैडो बनती है, छाया जो बनती है, इसी के आधार पर बनती है। इन्होंने ये सारी चीजें प्रूव की थी कि सरल रेखा में प्रकाश चलता है, ये भी इन्होंने बताया था। इनकी सफलताओं में आता है आपका परावर्तन को अच्छे सफल बता पाए थे। असफलताओं में परिवर्तन अपवर्तन आता है, अपवर्तन को अच्छे से समझा नहीं पाए थे, इसलिए इनकी असफलता में आता है। उसकी वजह क्या है कि अपवर्तन को आप पढ़ते हैं कि प्रकाश की जो चाल होती है विरल माध्यम में ज्यादा होती है, सघन माध्यम में कम होती है। जबकि इन्होंने उल्टा माना था। इन्होंने उल्टा क्या माना था, इन्होंने ये कहा था कि जो प्रकाश की जो चाल होगी, प्रकाश की जो चाल होगी यहाँ पे सघन में प्रकाश की चाल कम होती है, आपको पता है, और ज्यादा किस में होती है, विरल में प्रकाश की चाल। विरल में प्रकाश की चाल हम जो पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं अभी फिलहाल कि प्रकाश की जो चाल होती है वो कैसी होती है, ये यहाँ पर अभी लिखेंगे 100%। ये वाली चीजें आप पढ़ते हैं कि सघन में प्रकाश की चाल कम होती है, विरल में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। जबकि यहाँ पे न्यूटन बाबा ये कह रहे थे कि अपवर्तन को नहीं समझा पाए। उसकी वजह क्या थी कि सघन माध्यम प्रकाश की चाल को इन्होंने क्या है, ज्यादा माना था, अधिक माना था। जबकि हकीकत में विरल माध्यम प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। इस वजह से यहाँ पे इनकी असफलताएं भी सामने आई। अब इसके बाद आते हैं इन पे सोचने वाली और याद करने वाली बात है कि न्यूटन ने प्रकाश का जो
नेचर था उसको कण नेचर माना, यानी पार्टिकल नेचर माना, ठीक है ना, वेव नेचर नहीं माना था। अब यहाँ पे हाइगेंस साहब आते हैं, हाइगेंस क्या करते हैं, उन्हें तरंग मानते हैं। क्या मानते हैं? तरंग। जैसा कि आपको बताया तरंग दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी यांत्रिक तरंगें, एक होती है अयांत्रिक तरंगें या वैद्युत चुम्बकीय तरंगें। यांत्रिक तरंगें वो होती है जिनको किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, एक होती है अनुदैर्ध्य और एक होती है अनुप्रस्थ, ठीक है जी। अब वहां पे बात कर लें तो एक होती है जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे हाइगेंस साहब आ रहे हैं, तो इन्होंने ये कहा था कि आपने जो कण माना है वो कण नहीं तरंग होता है, प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है। हाइगेंस साहब कह रहे हैं तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो तरंग की तरह व्यवहार करता है तो कौन सी तरंग की तरह करता है, सवाल ये आता है। तो इन्होंने ये कहा कि उस तरंग की तरह व्यवहार करता है जिसे माध्यम की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश एक तरंग है, इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब माध्यम की आवश्यकता हुई तो किस प्रकार का माध्यम चाहिए, तो इन्होंने इस माध्यम को ईथर माना। कहा कि जो प्रकाश को चलने के लिए जो माध्यम चाहिए वो क्या चाहिए, ईथर चाहिए, ठीक है जी। तो इन्होंने ये बातें मान ली। तो इन्होंने फिर बाद में सफलताएं इनके हिसाब से परावर्तन और विवर्तन की भी सफलताएं सामने आई। अब असफलताओं की बात आती है, असफलताओं की बात आती है तो असफलताओं की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने जो माध्यम माना था ईथर, ये गलत साबित हुआ। कैसा हुआ, गलत साबित हुआ। तो यहाँ पर ईथर का अस्तित्व गलत निकला। दूसरी बात, ध्रुवण को नहीं समझा पाए, तरंग को इन्होंने अनुदैर्ध्य माना था। ध्रुवण को समझाने के लिए जो तरंग का नेचर होना चाहिए वो अनुप्रस्थ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अनुप्रस्थ होना चाहिए। अगर अनुप्रस्थ होगा तभी ध्रुवण को डिफाइन किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। तो जबकि इन्होंने क्या माना था, जबकि इन्होंने माना था अनुदैर्ध्य, तो इस हिसाब से यहाँ पर भी गलती कर बैठे, ध्रुवण को भी अच्छे से क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाए, अच्छे से समझा नहीं पाए। तो ये बातें समझ आई। तो मेन चीज क्या है, इन्होंने इनको कण माना था, इन्होंने तरंग माना था। तरंग भी ऐसी माना था जिसे माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है जी। अब बात करते हैं मैक्सवेल साहब आते हैं। मैक्सवेल साहब ने भी तरंग माना था। देखिए ये कण माने, ये तरंग माने, ये भी तरंग माने, लेकिन मैक्सवेल साहब कुछ अलग तरह की तरंग माने। वो कह रहे हैं कि प्रकाश वो तरंगें होती हैं जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, या इन्हें कहते हैं वैद्युत चुम्बकीय तरंग। तो इन्होंने कहा था कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, जब ये कह रहे हैं कि इन्हें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर जो है दोनों तरंग तो मान रहे हैं पर आपस में भी क्या है, डिफरेंस है। इनका मानना है कि माध्यम की आवश्यकता होगी, इनका मानना है माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि वो एक अलग ही अपना हिसाब बता रहे हैं कैसा होगा, कण तरीके का हुआ, यानी कण की तरह व्यवहार करता है। चलिए ठीक है। फिर बाद में आते हैं मैक्स प्लैंक साहब, और मैक्स प्लैंक साहब कहते हैं कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में उत्सर्जित होता है। इन कणों को हम फोटोन कहते हैं या क्वांटा कहते हैं। छोटे छोटे पैकेट्स बंडल्स के रूप में निकलता है जिसको हम फोटोन या क्वांटा कहते हैं, ठीक है जी। तो इन्होंने बताया था, और इन्होंने बताया कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को इन्होंने बाद में थ्योरी को सक्सेस किया। किसको, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि जो फोटोन की ऊर्जा जो होगी वो E बराबर एच न्यू होती है। इसको हम E बराबर एन एच न्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एन एच न्यू। जो लाइट की जो एनर्जी होती है वो E बराबर एन एच न्यू होती है, यानी एक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू होगी, दो फोटोन की टू एच न्यू होगी, ठीक है, तीसरे की करेंगे 3h न्यू होगी। मतलब सबके पास h न्यू अलग अलग होगी। तो हम जो है एनर्जी को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ पर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो h न्यू हो सकता है, 2h न्यू हो सकता है, 3h न्यू हो सकता है। इस तरीके से क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की बात की गई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में इन्होंने आधार दिया। अब बात करते हैं देवब्रोगली साहब। देवब्रोगली साहब आते हैं और कहते हैं कि इन्होंने अलग अलग कारण बताई, कोई कण मानना है, कोई तरंग मानना है, कोई कण मान रहा है, कोई तरंग मान रहा है। जब ये बातें समझ में आएंगे, कोई कण कह रहा है, कोई तरंग कह रहा है, तो देवब्रोगली साहब आते हैं कि भाई आप अलग अलग क्यों बता रहे हैं, हम बताएंगे ना सही क्या है, कि क्या सही है। तो इन्होंने कहा कि प्रकाश के पास दोहरी प्रकृति होती है, डुअल नेचर होता है, और डुअल नेचर होता है। तो इन्होंने बाद में कह दिया कि भाई देखो बहस नहीं, सीधी सीधी बात सुनो। सीधी सीधी बात यह कि तरंग प्रकृति होती है, कि अच्छा जी तरंग प्रकृति होती है, और क्या होता है भाई देखो कण प्रकृति भी होती है। कैसी होती है, कण प्रकृति भी होती है। चलिए बहुत बढ़िया, यही बात बन गई। और यही बात आपको पता है मॉडर्न फिजिक्स में काम आती है कि तरंग की तरह व्यवहार भी करता है, कण की तरह व्यवहार भी करता है। कौन, रेडिएशन या प्रकाश। अब देखिए कुछ यहाँ पे सवाल हैं इस आधार पे कि प्रकाश की प्रकृति होती है केवल तरंग प्रकृति, केवल कण का प्रकृति, द्वैत प्रकृति, ना तरंग और ना ही कण का। तो आप समझ गए होंगे कि इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति का प्रयोगात्मक रूप से सत्यापन किसके द्वारा किया गया, तो डेविसन और जर्मन के द्वारा किया गया था। ये मैंने अभी आपको बताया था। इसका बात करते हैं मेन मुद्दा जो इस चैप्टर का है, उसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव तो नाम में लिखा है प्रकाश यानी लाइट की जरूरत पड़ती है, विद्युत का मतलब धारा जो होती है, और प्रभाव का मतलब प्रकाश की वजह से धारा बनेगी, वो जो पूरा प्रभाव होगा उसको हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहेंगे। अब ध्यान सुनिए, धारा बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉनों के चलने की। अब इलेक्ट्रॉन कब चलेंगे, इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे जब उनको एनर्जी मिल जाएगी। अब एनर्जी कहाँ से मिलती है भाई, यहाँ पर प्रकाश से मिलती है। तो मान लीजिए कोई भी धातु होगी और धातु की सतह पर कोई फोटोन आता है, और इसकी जो एनर्जी होगी वो होगी E बराबर एच न्यू। कितनी होती है, E बराबर एच न्यू होती है, एच न्यू होती है।
तो ये क्या करते हैं, जो फोटोन है जैसे ही धातु की सतह पर गिरते हैं, इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को तुरंत ही बाहर कर देते हैं। इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, तुरंत ही बाहर कर देते हैं। तो जैसे ही फोटोन किसी धातु की सतह पर गिरता है तो धातु की सतह से तुरंत इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देता है, और यह घटना आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। अब सवाल ये है, क्या हर एक फोटोन इलेक्ट्रॉन को बाहर कर पाएगा, या कुछ ही इलेक्ट्रॉन कर पाएंगे, या इसमें और भी कोई कंडीशन है? अब हमने कहा कि फोटोन के पास एनर्जी E बराबर h न्यू होती है। यहाँ पर न्यू क्या है, यहाँ पे आवृत्ति है। तो क्या ये जो h न्यू लिखा है यहाँ पे, इतनी ही आवृत्ति से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, या इससे ज्यादा चाहिए, या इससे कम चाहिए? तो सवाल ये भी आता है, तो प्रकाश प्रभाव के लिए कितनी आवृत्ति चाहिए? तो भाई सीधी सी बात है, हर एक धातु के पास एक अपनी खुद की आवृत्ति होती है। मान लीजिए इसके पास एग्जाम्पल में 1 हर्ट्ज की आवृत्ति थी इस इलेक्ट्रॉन के पास, तो इसको बाहर निकालने के लिए कम से कम 1 हर्ट्ज का यहाँ से आवृत्ति वाला फोटोन आना चाहिए, उससे ज्यादा वाला आना चाहिए, उससे कम वाला इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से आप फिर से समझेंगे कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन तभी बाहर आ सकता है जब फोटोन की आवृत्ति इलेक्ट्रॉन को जितनी आवृत्ति चाहिए उस आवृत्ति के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, तभी बाहर आएगा, अदरवाइज बाहर नहीं आएगा। यही कंडीशन ऊर्जा के लिए होती है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, वो आपकी कार्यफलन में वर्क फंक्शन में आएगी। तो यहाँ पर बात कर लें प्रकाश विद्युत प्रभाव की, क्या हो जाएगी, जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से, निश्चित आवृत्ति का मतलब है यहाँ पे दहली आवृत्ति, उससे ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, बराबर होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, कम होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं होगा, चाहे कितना भी आप उस पर आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते रहें। ये सारी चीजें भी आगे पढ़ेंगे। तो जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। समझ चुके होंगे कि फोटोन आएगा, तुरंत इलेक्ट्रॉन को निकाल देता, कोई टाइम लैगिंग नहीं होती, कोई समय पश्चाता नहीं होती। फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ये बाहर आते हैं, इनका नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या नाम होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन। अब ये फोटो इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूवी रेज आ रही है, ये मेटल की एक प्लेट लगी हुई है, इस प्लेट से क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, इस प्लेट से क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन का नाम क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन का नाम होगा फोटो इलेक्ट्रॉन। यानी जो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से वो बाहर आते हैं वो होते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसे क्या करें, किसी सर्किट में ऐड कर दें, क्या कर दें, इसे किसी सर्किट में लगा दें, और सर्किट में लगाने के बाद आप देखेंगे ये हमारा एमीटर का साइन है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, सर्किट में लगा देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके प्लस होने की वजह से, इसके माइनस होने की वजह से यहाँ रिपल होंगे, यहाँ अट्रैक्शन होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन उधर जाने लगेंगे। अब क्योंकि सर्किट कैसा है, क्लोज है, तो इलेक्ट्रॉन चलने लग गए। अब इलेक्ट्रॉन के चलने की डायरेक्शन इधर की साइड है, आप देख सकते हैं फिगर में पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, और धारा किधर निकलती है, हमेशा प्लस से माइनस की तरफ। तो ये जो है यहाँ पे धारा जा रही है, जिसको मैं आई कहूंगा। अब इन इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा बनी है, इस धारा का नाम होता है प्रकाश विद्युत धारा। तो क्या बात समझ आई कि फोटोन आते हैं एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के, वो क्या करते हैं, धातु की सतह पर गिरते हैं, धातु की सतह से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को तुरंत बाहर कर देते हैं। अगर वो परपथ बना हुआ है पूरा बंद परपथ, और बंद परपथ आपको पता है धारा को अलाउ करता है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, इलेक्ट्रॉन परपथ में चलने लग जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन परपथ में क्या करेंगे, प्रवाह करेंगे, चलने लग जाएंगे, यानी आवेश का प्रवाह होने लग जाएगा, और आवेश का प्रवाह होगा तो धारा बनेगी, और इन इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा बनती है, उसका नाम होता है प्रकाश विद्युत धारा। और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं इनको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यह बात समझ चुके होंगे, तो प्रकाश के कारण बाहर निकले इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यदि परपथ पूरा है तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से धारा उत्पन्न होती है, इसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं धातु का कार्यप्रकरण। अभी बताया था कि धातु से इलेक्ट्रॉन कौन सी कंडीशन में बाहर निकलेंगे, ये बताया था। अब धातु से कौन सी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो वो कुछ कंडीशन होती है, उन्हीं को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की शर्तें कहते हैं। ये अभी आपको हम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे धातु के कार्यप्रकरण की बात करें तो धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, वो है कम से कम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सके, वही क्या कहलाएगी, कार्यप्रकरण कहलाएगी। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे, हर धातु का कार्यप्रकरण अलग होता है, धातु के अलग अलग होता है, ठीक है ना। अलग अलग धातु के लिए इसका मान अलग अलग होता है, इसका मान अलग अलग होता है। तो कार्यफलन का जो मान होगा कैसा होगा जी, अलग अलग होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, अलग अलग होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर धातु ले ले, हम सोडियम ले लेते हैं, सीजियम ले लेते हैं, तो क्या इनके लिए कार्यफलन सेम होगा, नहीं, अलग अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। तो हर एक धातु का कार्यफलन अलग होता है, क्योंकि हर एक धातु के लिए फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अलग होती है। जैसे मान लीजिए कि सीजियम से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा से
इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है सीजियम से, जबकि सोडियम से इतने से नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब सोडियम की अलग हुई, सोडियम में कुछ ज्यादा चाहिए, सीजियम में थोड़ा कम चाहिए। तो इस हिसाब से अलग अलग धातुओं के लिए धातु का कार्यफलन अलग अलग होता है। और अगर बात कर लें तो कार्यफलन को प्रदर्शित किससे करते हैं जी, कार्यफलन के प्रदर्शन की बात करें तो इसको W या फाई नॉट से करते हैं, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले की बात कर लेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि इसका फॉर्मूला होता है W या फिर लिखेंगे फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। क्या होता है, एच न्यू नॉट। अब यहाँ पे H क्या है, H को कहते हैं प्लांक नियतांक। H क्या है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पर प्लांक नियतांक है, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है जी। ये क्या है यहाँ पे प्लांक नियतांक है। और न्यू नॉट क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। अभी इसकी बात करेंगे। मात्रक की बात कर ले तो इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है, किसमें, जूल में भी कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसे किया जा सकता है। अब बात करते हैं हॉलबैक्स तथा लिनार्ड के प्रयोग की। हॉलबैक्स तथा लिनार्ड के प्रयोग की सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, यानी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, उसके बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हर्ट्ज, उन्होंने ये बताया था। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सबसे पहले किसने की थी, हर्ट्ज ने की थी, ठीक है ना, उन्होंने शुरुआत की थी। अब बात करते हैं हॉलबैक्स और लिनार्ड के प्रयोग की। इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया, तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, इन्होंने क्या किया, एक क्वार्ट्ज ट्यूब लिया, क्या लिया, क्वार्ट्ज ट्यूब लिया, और यहाँ से यूवी रेज डाली। अब यूवी रेज डालने का मतलब यहाँ से फोटोन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, फोटोन आ रहे हैं। और एक चीज सुनिएगा, एक फोटोन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ संपर्क करता है, सभी के साथ नहीं करता। बड़ा ईमानदार है, एक ही इलेक्ट्रॉन से बात करता है, सभी से नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से 10 फोटोन आ रहे हैं, 10 फोटोन आ रहे हैं, तो इस धातु से सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। अगर यहाँ से 10 फोटोन आ रहे हैं तो सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और वो 10 इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ जाएंगे। वो क्या करेंगे, प्लस की तरफ जाएंगे, और उन सभी इलेक्ट्रॉनों में सभी की गतिज ऊर्जा अलग अलग होगी। पहली बात, क्या समझे, अगर यहाँ से यूवी रेज जो आ रही है, यहाँ से फोटोन आ रहे हैं, 10 फोटोन आ रहे हैं, तो यहाँ से इस धातु से सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे। और क्यों निकलेंगे, क्योंकि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। अब 10 फोटोन आ रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे, और 10 इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ जाएंगे तो वो क्या है, इसकी तरफ आकर्षित होंगे, और इसकी तरफ आकर्षित होंगे तो वो इधर की साइड चलने लग जाएंगे। और ये चलने लग जाएंगे तो सभी की क्या है, काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है। ये नहीं है सभी की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, तो किसी की ज्यादा होती है तो किसी की थोड़ी कम होती है, उससे किसी की और कम होती है। तो जिसकी सबसे ज्यादा यहाँ पर सबसे ज्यादा जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जिसकी भी मैक्सिमम होगी, वो सबसे पहले इसके पास पहुंचता है। चाहे आप यहाँ पे पोटेंशियल लगाइए नहीं लगाइए, बिना पोटेंशियल के बिना विभव के भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इससे उत्सर्जित होने वाला इसकी तरफ पहुंच जाता है, इसकी तरफ पहुंच जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा करंट बन जाता है, ठीक है जी। इतनी बात याद रखेंगे कि यहाँ पे अगर 20 फोटोन आएंगे तो यहाँ से 20 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 20 इलेक्ट्रॉन फिर इधर के साथ शिफ्ट होंगे। अब मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, इस पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाते गए। जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल को निकालेंगे, यहाँ पर फोटोन आ रहे होंगे, फोटोन की संख्या बढ़ाती जाइए, फोटोन की संख्या बढ़ती जाएगी। ध्यान सुनिएगा, फोटोन की संख्या बढ़ेगी, पहले 10 थी, 20 हुई, फिर 30 हुई, फिर 40 हुई, इस तरीके से नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन होंगे, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी संख्या भी बढ़ेगी। और हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस विभव को भी बढ़ाते गए, पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाते गए। तो जैसे ही हम इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होते जा रहे हैं वो तुरंत इधर की साइड आने लग जाएंगे। और एक समय ऐसा होगा कि यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे, वो सभी के सभी इस पर आ जाएंगे। और उस कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से सभी के सभी इधर आ जाएंगे, उस कंडीशन में इस परपथ में जो धारा बनेगी, उस धारा का नाम होगा संतृप्त धारा, यानी उस धारा का मान होगा संतृप्त धारा। तो यहाँ पर हमने कहा कि एक यहाँ पर पोटेंशियल रखेंगे, धन विभव रखेंगे, उस धन विभव पर यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ जाएंगे, यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन जो भी उत्सर्जित हुए हैं वो जब यहाँ पर आ जाएंगे एक निश्चित विभव पर, उस कंडीशन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आए हैं, अब इलेक्ट्रॉन चले हैं तो धारा बनेगी, उस कंडीशन में इस परपथ में जो धारा बहती है उसका नाम होता है संतृप्त धारा, यानी सैचुरेटेड करंट। ठीक है जी, इतनी बातें समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखिए, यूवी प्रकाश डालने पर धातु जिंक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या होता है, ये जिंक प्लेट थी, कौन सी प्लेट थी, जिंक प्लेट। अब जिंक प्लेट से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अधिक आवृत्ति का प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकालने में सक्षम होता है, यानी जिसकी आवृत्ति जितनी ज्यादा अधिक होगी वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल पाएगा। क्या क्या बात समझ, जितना ज्यादा आप नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और जितने ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे वो उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। एक कंडीशन में जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित हुए हैं
वो सारे के सारे यहाँ पर पहुंच गए। अब ये सारे के सारे यहाँ पहुंचे तो उस कंडीशन में इस प्रपथ में जो धारा बहेगी उसका नाम हो जाएगा संतृप्त धारा। ठीक है जी, ये बातें आपको याद रखनी है, ये चीजें यहाँ से निकल के आती हैं। अब बात करते हैं दहली आवृत्ति की। तो अभी बताया था वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सके, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सके उसी को दहली आवृत्ति कहते हैं। इससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए तीव्रता के साथ में। तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं किससे करते हैं, न्यू नोट से। किससे करते हैं, न्यू नोट से करते हैं। अगर यूनिट की बात कर लें तो आपको पता है आवृत्ति का यूनिट Hz ही होता है। तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते हैं। दहली आवृत्ति की महत्ता क्या है, इंपोर्टेंस क्या है। देखिए इंपोर्टेंस की बात कर लें तो अभी मैं बता रहा हूँ वैसा ही है। यह बताती है कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या नहीं। भाई दहली आवृत्ति बताती है किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, धातु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे कौन बताती है, दहली आवृत्ति बताती है। यदि देखिए ये क्या है, दहली आवृत्ति है। दहली आवृत्ति का मान ज्यादा है इससे, और ये कौन सी आती है, जो प्रकाश आ रहा है, जो फोटोन आ रहे हैं वो फोटोन की आवृत्ति, वो फोटोन की आवृत्ति। फोटोन के पास ऊर्जा कितनी होती है भाई, E बराबर h न्यू होती है। तो ये जो है फोटोन की आवृत्ति है। ये क्या है, फोटोन की आवृत्ति, फोटोन की आवृत्ति। ठीक है जी, इसको क्या कहेंगे, फोटोन की आवृत्ति कहेंगे। तो ये क्या है, फोटोन की आवृत्ति है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि फोटोन की आवृत्ति कितनी है, न्यू है, और ये किसी भी धातु की दहली आवृत्ति न्यू नोट है। तो यहाँ पर दहली आवृत्ति का मान ज्यादा है, और प्रकाश यानी फोटोन जो आ रहा है उसकी आवृत्ति न्यू है। तो न्यू का मान, प्रकाश की आवृत्ति का मान कम है, जबकि धातु की जो कम से कम आवृत्ति चाहिए, जो न्यूनतम आवृत्ति चाहिए, इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जो आवृत्ति चाहिए, यानी जो दहली आवृत्ति है वो कैसी है, वो ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में जब ये ज्यादा है ये कम है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। इंपोर्टेंट बात याद रखेंगे कि ऐसी कंडीशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर ऐसा कर लें कि ये जो आवृत्ति आ रही है वो दहली आवृत्ति के बराबर हो, कैसी हो, दहली आवृत्ति के बराबर हो या दहली आवृत्ति से ज्यादा हो, यानी आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। ये क्या है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति। यहाँ लिख देता हूँ, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, ये क्या होगी, न्यू होगी। तो न्यू की वैल्यू दहली आवृत्ति के बराबर या ज्यादा है तो ऐसी घटना में फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि धातुओं से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, जबकि इस केस में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं। इंटेंसिटी बढ़ाने से न्यू नोट नहीं बदलती है, यानी इंटेंसिटी बढ़ाने से दहली आवृत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह हम आगे समझेंगे कि दहली आवृत्ति या किसी भी प्रकार की आवृत्ति का आपतित प्रकाश की तीव्रता से कोई भी संबंध नहीं होता है। तो दहली तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं, आपको पता है फॉर्मूला होता है न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा। तो ये कैसी है, न्यूनतम है, तो ये कैसा होना चाहिए, अधिकतम। तो हमने कहा वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देते हैं। तो ये तरंगदैर्घ्य कैसी होनी चाहिए, अधिकतम। तो यहाँ पे लिखेंगे वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिस पर इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिस पर इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं उसको हम कहते हैं दहली तरंगदैर्घ्य। ठीक है जी। कैसा होना चाहिए, ये अधिकतम होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। याद रखेंगे पॉइंट्स को, ये न्यूनतम और ये अधिकतम। अब यहाँ पे देखिए इसको प्रदर्शित करते हैं किससे, लैम्डा नोट से, इसको किससे करते हैं, न्यू नोट से करते हैं। अच्छी बात है। तो फिर से वही कहानी, थोड़ा सा ध्यान सुनेंगे। यहाँ पे उल्टा कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, उल्टे। यहाँ पे अगर ये ज्यादा है ये कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। लैम्डा ज्यादा है, लैम्डा नोट कम है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर फॉर्मूले की बात करें तो E बराबर क्या होता है, E बराबर जो होता है H न्यू होता है दहली आवृत्ति के टर्म में, और न्यू क्या होता है, C अपॉन लैम्डा होता है। तो यहाँ से एनर्जी ऐसे भी निकाली जा सकती है, ये ऐसे भी एनर्जी निकाली जा सकती है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप जो है इनको याद कर सकते हैं। लैम्डा नोट का फॉर्मूला ये भी आ सकता है। ठीक है, न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा होता है, अभी बताया था। न्यू बराबर क्या होता है, C अपॉन लैम्डा होता है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखेंगे लैम्डा नोट की टर्म में, तो न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा। अगर न्यू नोट निकालना है, क्या निकालना है, लैम्डा नोट निकालना है या न्यू नोट निकालना है, तो आप लिख देंगे C अपॉन न्यू नोट। ये ऐसे भी कर सकते हैं, और एनर्जी निकालनी है तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है जी। इतनी बातें समझ में आ गई हुई। इसे दहली तरंगदैर्घ्य और दहली आवृत्ति किसे कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की शर्त। यहाँ से इंपोर्टेंट है, जो बातें हम इधर उधर कर रहे हैं दहली आवृत्ति की, दहली तरंगदैर्घ्य की और कार्यफलन की, वो सारी की सारी बातें आपकी यहाँ पर आके कंप्लीट होती है। देखिए जो फोटोन आता है, तो फोटोन की जो ऊर्जा होती है, ध्यान सुनिएगा, फोटोन की ऊर्जा, तो जो फोटोन की जो ऊर्जा होगी इसको मैं ई फोटोन कहूंगा, लाइट की नहीं है। ध्यान सुनिए, ये किसकी है, फोटोन की। फोटोन की ऊर्जा जो है वो या तो ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, या तो ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। किसके होनी चाहिए भाई,
जो धातु का कार्यफलन है, धातु के कार्यफलन, क्योंकि ऊर्जा की बात हो रही तो ऊर्जा से कंपेयर करेंगे, ऊर्जा की बात हो रही है ऊर्जा से कंपेयर करेंगे, और धातु की बात होगी तो अगर किसकी कहते हैं तीव्रता की बात होगी तो तीव्रता से कंपेयर करेंगे। ध्यान सुनिएगा, अगर फोटोन की बात होगी, फोटोन की ऊर्जा की बात होगी तो कार्यफलन की बात करेंगे, तो कार्यफलन क्या न्यूनतम ऊर्जा है, तो ऊर्जा का ऊर्जा से देखेंगे। तीव्रता की बात होगी तीव्रता से देखेंगे, तरंग दैर्घ्य की बात होगी तरंग दैर्घ्य से देखेंगे। तो यहाँ पर आप ये समझेंगे कि फोटोन की जो ऊर्जा है वो कार्यफलन से ज्यादा या बराबर होनी चाहिए। अब फॉर्मूला होता है E बराबर एच न्यू, और यहाँ पर लिख देंगे इसका फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट, एस से स्वाह हो जाएगा, तो ये क्या है आपका, ये कंडीशन निकल के आएगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा। पहली कंडीशन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा, इसका रिवर्स कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। दूसरी बात, न्यू बराबर क्या होता है सी अपॉन लेमडा, तो इस पे लिखेंगे सी अपॉन लेमडा ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये आ जाएगा सी अपॉन लेमडा नॉट, सी से सी मर जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे लेमडा नॉट इज इक्वल और ग्रेटर देन टू लेमडा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इस कंडीशन में क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, और इसका रिवर्स कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा। तो आपको ये केस देखना है किसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा और किसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा, और इसी आधार पे आपका नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जस्ट आपको दिखाएंगे कौन सा क्वेश्चन है और आप उसका आंसर भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा इन केसेस में, अगर मान लीजिए फोटोन की जगह हम लाइट की एनर्जी लिखते हैं, किसकी लिखते हैं, लाइट की, कि अगर पूरे लाइट की एनर्जी ज्यादा और बराबर हो जाए कार्यफलन के, तो क्या ये स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए सही होगा या नहीं होगा, इसको आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। कमेंट करके बताएंगे कि इस बात को कि ये सही होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो कार्यफलन से या तो ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। ई बराबर फॉर्मूला होता है एच न्यू, फोटोन की एनर्जी होती है, कार्यफलन के साथ एच न्यू नॉट हमेशा आएगा, तो यहाँ पे एच न्यू नॉट हो गया, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, न्यू इज ग्रेटर देन टू न्यू नॉट। ये क्या है, आपतित प्रकाश की तीव्रता, ये क्या है, फोटोन की ऊर्जा, या इसको कहेंगे आपतित प्रकाश की तीव्रता। क्या कहेंगे इसको, आपतित प्रकाश की तीव्रता। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता अगर दहली तीव्रता से अधिक है तभी ये उत्सर्जन होगा इलेक्ट्रॉन का, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पर अगर बात कर लें तो ये क्या है, आपतित प्रकाश का, आपतित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है, और आपतित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, किससे, दहली तरंग दैर्घ्य से, तभी प्रकाश का इलेक्ट्रॉन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये सारी चीजें करने के बाद अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन पे। नीट 2023 में पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। पॉज कीजिए और आंसर कर दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन कह रहा है सीजियम पोटेशियम और सोडियम, सीजियम पोटेशियम और सोडियम के कार्यफलन किस्मत 2.14 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि आपतित विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ऊर्जा 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो निम्नलिखित में से किस प्रकार संवेदी सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो आपको बताएं किस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। अब आप यहाँ पे देखें, यदि आपतित विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ऊर्जा जो होती है तो यहाँ पर जो है E बराबर एच न्यू, ये ही होता है, और इसकी वैल्यू आपको दी है 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी। 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये किसकी है, फोटोन की एनर्जी। अब फोटोन की एनर्जी ध्यान सुनिए, मैंने अभी बताया था फोटोन की एनर्जी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए किसके, वर्ग फंक्शन के, वर्ग फंक्शन के बराबर होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसके बराबर या ज्यादा या कम, ये आपको चीजें देखनी है, ये आपको देखनी है। तो पहला कौन सा दिया, सीजियम, सीजियम दिया है, तो सीजियम धातु का जो कार्यफलन होगा बराबर या ज्यादा होना चाहिए, यानी ये ज्यादा होना चाहिए। ये क्या है, ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब इससे कौन कौन सा ज्यादा है, तो भाई 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये बराबर या ज्यादा है क्या। पहला देखते हैं 2.14 2.14 2.14, ठीक है 2.14, यहाँ पर ये इससे ये ज्यादा है, बराबर की कंडीशन नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, एक फॉलो कर रहा है, सही कर रहा है, तो इसका मतलब इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। दूसरी बात, अगर हम इससे बात करें, दूसरे से बात करें, तो क्या ये ज्यादा होगा किससे, 2.30 से, 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, नहीं होगा। ये क्या है, यहाँ पे नहीं होगा, ये 30 है 20 है, ठीक है, ये गलत हुआ। अगला बात करते हैं 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा होगा क्या, किससे, 2.75 से,
तो 2.75 को सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, इसका मतलब इससे भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो सीधा सा बात है 2.20 ज्यादा होना चाहिए इन तीनों में से जो भी होगा। तीनों से ज्यादा होता तो तीनों सही होते, एक से ज्यादा है तो एक सही होगा, दो से ज्यादा होता तो दो सही होते, बराबर भी होता तो भी काम कर जाता। तो ये फोटोन की जो ऊर्जा आ रही है यहाँ पर आपतित विद्युत चुम्बकीय विकिरण की जो ऊर्जा है 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ज्यादा है सिर्फ किसके लिए, इसके लिए। और ये किसका दिया है यहाँ पे, सीजीएम का। तो आप ऑप्शन नंबर डी चलेंगे, कैसा कौन सा चुनेंगे, डी चुनेंगे कि सी एस ओनली, यानी केवल सीजीएम से ही ऐसा होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन होगा, अदरवाइज किससे नहीं होगा। उसकी वजह आपने यहाँ पे देख ली है, यही चीजें बताना। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, इंपोर्टेंट है, हर बार पेपर में आने का चांस रहता है। चलिए ये बात होगी, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। आगे बात करते हैं प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। ध्यान सुनिएगा, तो प्रकाश जो आ रहा है उसके पास कुछ तीव्रता होती है। अब वो जो तीव्रता होती है वो सीधा सीधा क्या करती है, फोटो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करती है। तो जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनुपाती होंगे तीव्रता के, और फोटो इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है भाई प्रकाश विद्युत धारा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ सिग्मा धारा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जितना ज्यादा तीव्रता होगी प्रकाश की, जितनी ज्यादा तीव्रता होगी उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से निकलेंगे, उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से निकलेंगे, और उसी केस में धारा बढ़ती रहेगी, और उसको हम कहते हैं प्रकाश विद्युत धारा। अब आप कहेंगे तीन तीन चार चार चीजें होंगी, कौन कौन सी याद रखें। देखिए कार्यफलन की जब भी बात आती है तो न्यूनतम ऊर्जा की बात आती है, न्यूनतम ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उससे कम होगा तो नहीं आएगा। ठीक है, एक फिक्स ऊर्जा होती है कि इस पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इससे कम पे नहीं निकलेगा। ऐसे ही क्या होता है, आपकी आवृत्ति होती है। तो न्यूनतम आवृत्ति इतनी होनी चाहिए किसी इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम आवृत्ति इतनी है, तो जो आवृत्ति आ रही है उससे ज्यादा या उसके बराबर हो तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो न्यूनतम क्या होना चाहिए, आवृत्ति, और न्यूनतम क्या होना चाहिए, बिल्कुल ऊर्जा। एक और बात आई तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य अधिकतम होनी चाहिए इस कंडीशन में कि इस कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ऐसे ही होती है आवृत्ति। तो आवृत्ति जो होती है वो सीधा सीधा किसको हिट करती है भाई, इलेक्ट्रॉन को। तो जितनी ज्यादा आवृत्ति आएगी, जितनी ज्यादा आवृत्ति बढ़ेगी, आपतित प्रकाश की जितनी ज्यादा आवृत्ति बढ़ेगी उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सीधा सीधा आवृत्ति का फोटो इलेक्ट्रॉन का सीधा सीधा संबंध है, और फोटो इलेक्ट्रॉन का सीधा संबंध किससे होता है, धारा से होता है। तो ये तीनों क्या है, आपस में एक दूसरे के अनुपाती होंगे। तो तीव्रता बदलने से धारा बदलती है, तीव्रता बदलने से धारा बदलती है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, बदलेगी। भाई तीव्रता को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी घटेगी, और फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी बढ़ेगी, इसका मतलब कह सकते हैं कि धारा भी घटेगी या बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलती। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलती, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया था किसी की ज्यादा होती है किसी कम होती है। तो तीव्रता के कम ज्यादा करने से इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क इतना पड़ता है कि कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ज्यादा हो रहे हैं या कम करने पर कितने कम हो रहे हैं। तो तीव्रता के बदलने से फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा पर नहीं पड़ता है। बात समझ क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि गति ऊर्जा का तीव्रता से कोई भी लेना देना नहीं होता, ऐसा कह सकते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर फोटोन की संख्या बढ़ती है, लेकिन एक अकेले फोटोन की ऊर्जा नहीं बदलती है। ठीक है जी, इस बात को याद रखेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके बीच में ग्राफ देखें तो यहाँ प्रकाश विद्युत धारा और तीव्रता के बीच में ग्राफ देखें, क्योंकि ये एक दूसरे के कैसे अनुपाती हैं, प्रोपोर्शनल हैं। तो इस बीच में हमें क्या है कि स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एक सरल रेखा मिलती है। ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा गया, अभी आपको दिखाऊंगा कहाँ पर पूछा गया, कैसे पूछा गया। संतृप्त धारा की अगर बात करें तो ये मैंने हॉलबैक्स और लिनार्ड के प्रेक्षण में आपको बता ही दिया था। एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक निश्चित वेव पर वह अधिकतम धारा जब कैथोड से उत्सर्जित सभी फोटो इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ पहुंच जाते हैं। ये मैंने आपको बताया था, कहाँ गया जी, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था कि जैसे जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी, यानी तीव्रता जितनी ज्यादा बढ़ेगी, तो जितनी ज्यादा तीव्रता बढ़ेगी, जितनी ज्यादा तीव्रता आएगी उतने ज्यादा यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उतनी ही इसमें मात्रा में धारा बनेगी। तो जब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जितने भी उत्सर्जित हुए हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन इस कैथोड की जगह इधर एनोड की तरफ आ जाते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन जब एनोड की तरफ आ जाएंगे तो उस कंडीशन में इस परपथ में जो धारा होगी उसी का नाम होगा संतृप्त धारा, और यहाँ पर वह जो निश्चित वेव होगा उसी निश्चित वेव पर मानी जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संतृप्त धारा का मतलब होता है कि एक निश्चित वेव पर वह अधिकतम धारा जब कैथोड से उससे सभी फोटो इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच जाते हैं। यानी इधर क्या था सी, इधर क्या था ए, इधर क्या था सी, इधर क्या था ए, वहां से ऊपर से क्या आ रहे हैं, फोटोन्स आ रहे हैं, तीव्रता बढ़ती जा रही है, फोटोन की संख्या बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से बढ़ेंगे, और जितने मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन निकले तो जब 100 इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएंगे, जब 100 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर पहुंच जाएंगे, उस कंडीशन में परपथ में जो धारा रहेगी, उस कंडीशन में परपथ पर जो धारा रहेगी उसी धारा का नाम संतृप्त धारा होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने ये देख लिया। इस स्थिति में एनोड अकेले विभव को और अधिक बढ़ाने पर भी धारा नहीं बदलती, क्योंकि सभी उपलब्ध इलेक्ट्रॉन पहले
पहले से ही एकत्रित हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो प्लस लगाया है हमने, यहाँ पर देखिएगा ये जो प्लस लगाया है ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। इस कंडीशन में देखेंगे कि यहाँ से क्या है, जितने भी इलेक्ट्रॉन आए थे वो सारे के सारे यहाँ पहुंच गए। अब इस कंडीशन में ये जो है यहाँ पर वी, ये क्या है, ये फिक्स है, ये एक निश्चित हो गया। अब इसकी मात्रा आप कितनी भी ज्यादा कर लें, इसकी मात्रा आप कितनी भी ज्यादा कर लें, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए थे वो तो सारे के सारे यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ पे प्लस बढ़ाने से इधर इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है तो आकर्षण बल लगेगा नहीं, और आकर्षण बल नहीं लगेगा तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन जब है ही नहीं है तो जाएगा ही नहीं, और जाएगा नहीं तो धारा बनेगी नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि एक निश्चित विभव पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जब इधर आ जाते हैं, उसी कंडीशन में इस प्रपथ में जो धारा बहती है उसी का नाम संतृप्त धारा होता है। इसके अलावा आप इसको आप चाहे कितना ही बढ़ा दीजिए, जब सारे इलेक्ट्रॉन जब इधर आ गए तो आप इसे कितना भी बढ़ा लीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो बचा ही नहीं आने के लिए, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है तो धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यही लिखा है इस बात का मतलब कि इस स्थिति में एनोड यानी विभव को और अधिक कर दे तो भी धारा नहीं बदलती है, क्योंकि सभी उपलब्ध इलेक्ट्रॉन पहले से ही एकत्रित हो रहे होते हैं उस कंडीशन में। संतृप्त धारा जो है तीव्रता पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर नहीं करती है। तो याद रखेंगे संतृप्त धारा किस पर निर्भर करती है, तीव्रता पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर नहीं करती। जितनी ज्यादा आवृत्ति बढ़ेगी उतने ज्यादा फोटोन निकलेंगे, उतने ज्यादा फोटोन आगे कहाँ जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे, संतृप्त धारा ज्यादा बनेगी। लेकिन अगर तीव्रता की बात करें तो तीव्रता का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो आप सीधा सीधा रखेंगे कि तीव्रता का आवृत्ति से कोई लेना देना नहीं होता। अभी गलत बोल दिया, तीव्रता का आवृत्ति से कोई लेना देना नहीं होता। संतृप्त धारा तीव्रता पर निर्भर करती है, संतृप्त धारा आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है ना। सैचुरेटेड करंट जो होता है किस पर डिपेंड करता है, तीव्रता। तो आप ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में कि संतृप्त धारा जो होगी, संतृप्त धारा जो होगी वो सीधा सीधा हम ऐसा कह सकते हैं तीव्रता के अनुपाती होगी। लेकिन अगर संतृप्त धारा का हम संबंध बिठाएंगे किसके साथ, संतृप्त धारा का अगर हम संबंध बिठाएंगे किसके साथ बिठाएंगे, यहाँ पर आवृत्ति के साथ, तो इसका कोई संबंध नहीं है। इक्वल नोट का मतलब है कि कोई तीव्रता आवृत्ति से संबंध नहीं होता, तीव्रता से संबंध होता है, आवृत्ति से कोई संबंध नहीं होता। तो संतृप्त धारा तीव्रता पर निर्भर करती है लेकिन आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ये बातें आपको समझनी होगी। आगे बात करते हैं निरोधी विभव की। अब निरोधी विभव क्या होता है, जैसा कि अभी आपको बताया था, यहाँ पे इसी को थोड़ा सा हम दोबारा डिफाइन कर लेते हैं। भाई निरोधी विभव का मतलब ये होता है, निरोधी विभव का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। ये निरोधी विभव का मतलब ये हो गया कि जैसा कि आपको पता है यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ से यूवी रेज आ रही हैं यानी फोटॉन्स आ रहे हैं। अब फोटॉन्स आएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे फिर से कहेंगे किसी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो जैसे यहाँ से फोटॉन्स निकलते हैं, ये क्या है, यहाँ पे यूवी रेज लिख दीजिए या फोटॉन्स लिख दीजिए। अब जैसे यहाँ पे फोटोन निकलेंगे इनका नाम होगा प्रकाश इलेक्ट्रॉन। अब प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, प्लस की तरफ जाएंगे। प्लस की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, इनमें आकर्षण होगा तो ये इधर चलते रहते हैं। एक समय आता है कि सारे इलेक्ट्रॉन जब वहां पहुंच जाते हैं उस निश्चित विभव, किसी एक निश्चित विभव पर सारे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो इस प्रपथ में धारा बहेगी, उसका नाम संतृप्त धारा हुआ। अब विभव का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पर क्या करें, इसे नेगेटिव करते जाएं, नेगेटिव। तो जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे नेगेटिव किया तो जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे उस कंडीशन में, क्योंकि अब इसे नेगेटिव कर दिया प्लेट को आपने, इसको कैसा कर दिया नेगेटिव, तो जो इलेक्ट्रॉन इधर आकर्षित हो रहे थे अब वो क्या होंगे, प्रतिकर्षित, यानी इलेक्ट्रॉन इधर आना कैसा कर देंगे, बंद करते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका मान बढ़ाते जाएंगे, इसका मान बढ़ाते जाएंगे। तो एक ऐसा समय आएगा कि जिस पर सारे इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहे थे अब वो जाना बंद कर देंगे, जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे अब वो इधर आना बंद कर देंगे, क्योंकि हमने क्या है इसे नेगेटिव पोटेंशियल देना स्टार्ट कर दिया गया है। तो वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव, और किसको दिया जा रहा है भाई, ए को दिया जा रहा है, यानी एनोड को दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है, एनोड को दिया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये ए है और ये सी है। तो एनोड को दिया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर सभी इलेक्ट्रॉन एक की तरफ जाना बंद कर देते हैं। तो एनोड को दिया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को एनोड तक पहुंचने से रोक देता है, जिससे प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है। यानी जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचेंगे तो परपथ में कोई धारा नहीं होगी, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचेंगे तो परपथ में कोई धारा नहीं होगी, और परपथ में कोई धारा नहीं होगी तो उसके लिए जिम्मेदार होता है जो आपने यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल दिया है। ये जिम्मेदार होता है नेगेटिव पोटेंशियल जो आपने दिया है, और इस नेगेटिव पोटेंशियल को ही हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहते हैं जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी रोकने वाला पोटेंशियल। ऐसा पोटेंशियल जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को एनोड की तरफ आने से रोक देता है, और इसी का नाम होता है भाई निरोधी विभव। क्या नाम होता है, निरोधी विभव, जिसको हम
न्यू वी नॉट से दिखाते हैं। अब आपको पता है एक फॉर्मूला होता है के बराबर ई वी होता है। तो यहाँ पर अगर निरोधी विभव की बात करेंगे, क्योंकि इसे वी नॉट से दिखाते हैं तो यहाँ पर वी नॉट लिख देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का निरोधी विभव के साथ में ये संबंध होता है के बराबर ई वी नॉट। क्या होता है? के बराबर ई वी नॉट होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसको आप इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस को करवाएगा। ठीक है जी। अब निरोधी विभव निम्नलिखित पर निर्भर करता है। किस किस पर करता है ये देखेंगे। निरोधी विभव किस किस पर करता है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर करता है। पहली बात, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर करता है कौन? निरोधी विभव। उत्सर्जक पदार्थ की प्रकृति पे करता है, यानी जो पदार्थ है यहाँ पे कैथोड जो है उसकी प्रकृति कैसी है उस पर भी निर्भर करता है। यह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो फिर से सुनेंगे कि तीव्रता पर कौन निर्भर करता है? तीव्रता पर संतृप्त धारा करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि संतृप्त धारा तो करती है तीव्रता पर। किस पर निर्भर करती है जी? तीव्रता पर। ठीक है। और कौन सी तीव्रता? आपतित प्रकाश की तीव्रता। ठीक है। संतृप्त धारा तीव्रता पर करती है। जबकि यहाँ पर अगर बात कर लें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिख लीजिए। एंड आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये किस पर निर्भर करता है भाई? ये आवृत्ति पर। ये किस पे करता है? आवृत्ति पर। आवृत्ति पर निर्भर। ये तीव्रता पर निर्भर। अब यहाँ पे एक दूसरे का उल्टा ना करें। यहाँ पे एक दूसरे का उल्टा ना करें क्योंकि निरोधी विभव जो होता है और गति ऊर्जा जो होती है तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। अगर इसकी बात ऐसी आ जाए कि क्या ये इस पर निर्भर करते हैं? निर्भर नहीं। यहाँ पे लिख देंगे निर्भर नहीं। चलिए एक बार दोबारा इसको और थोड़ा सा क्लियर कट करके लिखता हूं। अगर हम संबंध इनमें बैठाएं कि इसका संबंध अगर इससे देखें तो ऐसी कंडीशन में इस पे लिखेंगे निर्भर नहीं। चलिए अच्छी बात है। अगर हम इसकी बात कर लें तो ये संतृप्त धारा आवृत्ति पर निर्भर करती है तो यहाँ पे लिख देंगे निर्भर नहीं। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। यही बातें हमने आपको बताई थी। अभी आप जस्ट एक बार देख लेंगे। कहाँ गया जी? आ जाओ इधर। लीजिए, संतृप्त धारा किस पर निर्भर करती है भाई? संतृप्त धारा तीव्रता पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। संतृप्त धारा तीव्रता पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। तो संतृप्त धारा तीव्रता पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पर ये देखेंगे आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल में सीधा सीधा संबंध दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो विभव होगा निरोधी विभव वो किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। तो निरोधी विभव किस पर करता है? आवृत्ति पर। हम ये कह सकते हैं निरोधी विभव जो आवृत्ति पर निर्भर कर रहा है तो क्या संतृप्त धारा करेगी इस पर? तो संतृप्त धारा नहीं करती। तो यह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। तो यानी जो निरोधी विभव है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, वो सिर्फ आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो इसको आप इस तरीके से क्रॉस करके समझ सकते हैं। ठीक है जी। इतनी बात समझ। अब देखिए इसके हिसाब से देखते हैं कुछ ग्राफ्स को। क्या देखते हैं हम? यहाँ पे ग्राफ देखते हैं प्रकाश विभव प्रभाव के ग्राफ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। निरोधी विभव और तीव्रता के बीच संबंध की बात करते हैं। निरोधी विभव और तीव्रता के बीच संबंध की बात करते हैं। और अभी मैंने आपको बताया था अगर तीव्रता जो इलेक्ट्रॉन से हो रहे हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के बीच में, यहाँ उनकी वजह से धारा बनती है प्रकाश धारा। तो प्रकाश जो धारा और तीव्रता के बीच में ग्राफ देखते हैं तो आपको बताया था एक सीधी लाइन मिलती है क्योंकि वो सीधा सीधा अनुपाती होते हैं। अब यहाँ पे देखिए निरोधी विभव दिया है और प्रकाश की तीव्रता दी है। तो सीधी सी बात है तीव्रता पर निरोधी विभव निर्भर नहीं करता। तीव्रता पर निरोधी विभव निर्भर नहीं करता, इसलिए आप यहाँ पे क्या देखेंगे? यहाँ पे कांस्टेंट देखेंगे। इसको इस लाइन को आप स्ट्रेट देखें क्योंकि तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। तो निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए आपको यहाँ पे एक सीधी रेखा देखने के लिए मिलती है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं प्रकाश वैद्युत धारा के बीच में और निरोधी विभव के बीच में ग्राफ खींचते हैं। तो यहाँ पर दिखा गया तीव्रता बदलने पर निरोधी विभव समान रहता है। इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पे निरोधी विभव इतना ही है, निरोधी विभव इतना ही है। अब यहाँ पे देखेंगे तीव्रता, ये देखिए तीव्रता बढ़ रही है, फिर तीव्रता बढ़ रही है। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि I3 I2 और यहाँ पे I1। तो तीव्रता क्या है? यहाँ पर तीव्रता बढ़ती जा रही है पर निरोधी विभव नहीं बढ़ रहा है क्योंकि सीधी सीधी बात है कि निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर करता ही नहीं है। तो निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, तो तीव्रता के बढ़ाने और घटाने से निरोधी विभव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ग्राफ आपका इस चीज को दिखाता है कि तीव्रता पर बदलने पर तीव्रता पर निरोधी विभव का मान समान रहता है क्योंकि ये निर्भर नहीं करता। अगले यहाँ पर अगर बात करें एक और ग्राफ की, तो अगला ग्राफ जो है ये है कि आपतित प्रकाश की विभिन्न आवृत्तियों पर परंतु समान तीव्रता के लिए संग्राहक प्लेट विभव के साथ प्रकाश विद्युत में परिवर्तन क्या होता है, इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। अब देखिएगा जब निरोधी विभव V1 था तो आवृत्ति इसकी ν1 थी। अब देखिए आवृत्ति को बढ़ाया गया तो यहाँ पे निरोधी विभव का मान बढ़ गया। आवृत्ति ν1 थी
वी नॉट 1 आ गया, यानी निरोधी विभव पहला आ गया। आवृत्ति को बढ़ाया तो यहाँ पर निरोधी विभव बढ़ गया, आवृत्ति को और बढ़ाया तो निरोधी विभव बढ़ गया। इसका मतलब निरोधी विभव आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये बात से हमें पता चलता है कि यानी जो वी नॉट है ये क्या करता है, डिपेंड करता है किस पर, आवृत्ति पर। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देंगे ये किस पर निर्भर करता है। ठीक है जी, ये क्या करता है, निर्भर करता है। ये बात समझेंगे। तो ये जब इस पर निर्भर करता है तो इसके बढ़ाने से ये भी बढ़ेगा, इसके बढ़ाने से ये भी बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है। तो आवृत्ति को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, आवृत्ति को जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे विभव का मान बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब आ गया V03 यहाँ पर ज्यादा होगा V02 से। ठीक है जी, यहाँ पे मोड लगा रहे हैं, ये बात करेंगे और आपका ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका निरोधी विभव का मान भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि निरोधी विभव यहाँ पे आवृत्ति पर निर्भर करता है। और एक चीज यहाँ पे इस केस में आवृत्ति को आप बढ़ा रहे हैं, आवृत्ति को आप बढ़ा रहे हैं, निरोधी विभव का मान भी बढ़ रहा है, तो संतप्त धारा पे कोई फर्क पड़ रहा है? देखिए न्यू 1 पे भी वही थी, न्यू 2 पे भी वही है और न्यू 3 पे भी वही है, संतप्त धारा पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब संतप्त धारा जो तीव्रता होती है, संतप्त धारा जो तीव्रता होती है उस पर निर्भर करती है। और यहाँ पर तीव्रता को कैसा माना गया, समान माना गया है। तो समान तीव्रता के लिए संतप्त धारा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। संतप्त धारा का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि संतप्त धारा यहाँ पे आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। तो आवृत्ति पर निर्भर करता है निरोधी विभव, तो आवृत्ति बढ़ाने से निरोधी विभव बढ़ेगा, संतप्त धारा इस पर निर्भर करती नहीं है, तो संतप्त धारा का मान नहीं बढ़ेगा। तो जितनी संतप्त धारा पहले थी उतनी ही बाद में है, यानी न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 तीनों के लिए संतप्त धारा का मान उतना ही रहेगा। अब संतप्त धारा किस पर निर्भर करती है जी, संतप्त धारा निर्भर करती है आपका तीव्रता पर। अगर तीव्रता यहाँ पर और दिखाई जाती, तीव्रता का मान बढ़ रहा होता तो संतप्त धारा बढ़ रही होती, अगर तीव्रता का मान बदलता तो संतप्त धारा का मान बदलता। तो संतप्त धारा सभी तरह की फ्रिक्वेंसी के लिए, सभी तरह की फ्रिक्वेंसी के लिए कैसी रहेगी, सभी तरह की फ्रिक्वेंसी के लिए समान रहेगी। जबकि यहाँ पे विभव की बात करेंगे तो विभव का मान तीव्रता के अनुसार बढ़ता रहता है। ये इस ग्राफ से हमें जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की। तो यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की बात करते हैं, ये भी हम क्या करेंगे, एक साथ इनको देखेंगे। ठीक है ना, तो ये एक साथ देखने वाले हैं। ये 5 होते हैं, पांचों को आपको एक बार में एक नजर में याद करना है। वैसे आपको ये याद होंगे, पता है क्यों याद होंगे, जितनी चीजें हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं वही इसके नियमों में शामिल होती हैं आगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्या क्या शामिल होती है। कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर किस पर निर्भर करती है, आपके प्रकाश की तीव्रता पर। यानी तीव्रता बढ़ेगी, प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन की दर बढ़ेगी, यानी प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तीव्रता बढ़ने पर। ठीक है जी। अगला, गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर नहीं निर्भर करती है। इसका मतलब जो तीव्रता आ रही है उससे इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा निकलेंगे, पर कौन कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ चलेगा वो डिसाइड नहीं करती है तीव्रता। जो तीव्रता आ रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम है सिर्फ उसका, कि यहाँ से यूवी रेज आ रही हैं या फोटॉन्स आ रहे हैं, फोटॉन्स जब धातु की सतह पड़ेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे, पर उसकी गति ऊर्जा कितनी होगी ये इंटेंसिटी डिसाइड नहीं करती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है मैक्सिमम प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीव्रता पर कौन निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन की दर करती है। तीव्रता बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा निकल के आएगी, लेकिन गति ऊर्जा निर्भर पर नहीं करती कि किस गति ऊर्जा से कौन सा इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ये तीव्रता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। गति ऊर्जा किस पर निर्भर करती है भाई, गति ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, गति ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है जी, आवृत्ति बढ़ेगी तो गति ऊर्जा बढ़ेगी। जो फोटोन आ रहे हैं, फोटोन की जो ऊर्जा है E बराबर h न्यू, अगर इसको आप बढ़ाते जाएंगे, ये जितना ज्यादा होगा, ये जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है जी, उसकी उतनी ही गति ऊर्जा होगी, उसकी उतनी ही गति ऊर्जा होती जाएगी। यानी गति ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। यदि प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम है, यदि प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम है, अर्थात ये दहली आवृत्ति से कम है, तो धातु की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे तीव्रता कितनी हो। तीव्रता को कितना भी बढ़ा लो, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है अच्छे से तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। यहाँ पर अगर ये उल्टा होता, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होती, इसकी कम होती, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता। अब यहाँ पे क्या, दहली आवृत्ति का मान ज्यादा है, दहली आवृत्ति का मान ज्यादा है, और जबकि जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति उसका मान कम है, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे आप तीव्रता को कितना भी कर लीजिए। आगे बात करते हैं, प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉनों के निकलने के बीच कोई समय नहीं लगता है, यह एक तात्कालिक प्रक्रिया होती है, यानी कोई समय पश्चता नहीं होती है, कोई टाइम लैग नहीं होता। ये बातें मैं आपको बार बार बता चुका हूं। तो इस तरीके से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम ये होते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, इनके आधार पर चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, नीट 2023 में पूछा गया है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा किससे स्वतंत्र होती है। देखिए किससे स्वतंत्र होती है, इसका मतलब किस पर निर्भर नहीं करती है। तो अभी बताया था गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा जो है काइनेटिक मैक्सिमम जो होता है वो क्या करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखें, आवृत्ति पर निर्भर होता है।
तो ये किस पर निर्भर नहीं करता है, ये निर्भर नहीं करता तीव्रता पर, आपते प्रकाश की तीव्रता पर, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है जी। तो अब देखिए स्वतंत्र का मतलब हो गया इंडिपेंडेंट, यानी निर्भर नहीं कर रहा है। तो किस पर निर्भर नहीं कर रहा है? वर्क फंक्शन ऑफ द पदार्थ के कार्यफलन पर, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन आपते प्रकाश की तीव्रता पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन आपते विकिरण की आवृत्ति पर, और लास्ट दिया है आपते विकिरण की तरंग दैर्ध्य पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये तीव्रता आपको मिल चुका है, सीधा सीधा तीव्रता को ध्यान में रखेंगे। कहाँ है ये तीव्रता, पकड़ लो कि आपते विकिरण की जो तीव्रता होती है उससे ये स्वतंत्र होता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी के ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में आया? तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। 23 में पूछा गया, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आते। अब बात करते हैं यहाँ पर आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की। तो इन्होंने ये कहा था, जो फोटोन की जो एनर्जी होती है, ध्यान सुनिएगा, फोटोन की जो ऊर्जा होती है, जो ई फोटोन है वो क्या है, जैसे मान लीजिए धातु है, अब ये क्या है, धातु है। अब इस धातु पर क्या होगा, यहाँ पर जो सतह पे इलेक्ट्रॉन होता है तुरंत फोटोन आएगा और इसको बाहर कर देगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये फोटोन आया, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक आने में, इस इलेक्ट्रॉन को इतनी दूरी पर आने के लिए इससे ज्यादा ऊर्जा इसे चाहिए। भाई ये तो आ रहा है मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा से, तो इसको यहाँ पर धातु की सतह से बाहर आने के लिए इसको ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ी सी ज्यादा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये पहले यहाँ से यहाँ तक तो आएगा ना, पहले ये अंदर से सतह तक आएगा, फिर सतह के बाहर जब आएगा तो अंदर से सतह तक आने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो वो जो ऊर्जा होगी यहाँ से आने के लिए, वही आपका कार्यफलन होती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो फोटोन के पास जो ऊर्जा आती है, फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो 2 जगह बट जाती है। इन्होंने कहा था कि जो फोटोन की जो ऊर्जा होती है, किसने? आइंस्टीन ने कहा था कि जो फोटोन की ऊर्जा जो होगी, फोटोन की जो ऊर्जा होगी जिसका नाम होता है E बराबर h न्यू, ये 2 भागों में बट जाती है। कितने भागों में? एक बट जाती है आपका कार्यफलन में यानी W, और एक बढ़ जाता है, या फाई नॉट लिख सकते हैं, और एक बढ़ जाता है गतिज ऊर्जा में। किसमें बढ़ जाता है? गतिज ऊर्जा में। जो इलेक्ट्रॉन जब धातु की सतह से बाहर आते हैं तो उनको चलने के लिए काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होती है, तो बची कुछ जो ऊर्जा है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी में बढ़ जाती है। बस इसी को यहाँ पे किसने बताया था? आइंस्टीन ने इस बात को कहा था कि जो फोटोन की ऊर्जा 2 जगह बढ़ती है। तो यहाँ पे लिखेंगे E बराबर किस में जाएगा? कार्यफलन और गतिज ऊर्जा में जाता है। ठीक है जी। यहाँ पे मैक्सिमम लिख रहा हूँ शुरुआत से, कोई दिक्कत नहीं है। तो E बराबर ये होता है। अब E बराबर क्या होगा? h न्यू होगा। इसकी बात करेंगे तो h न्यू नॉट होता है, प्लस आता है K मैक्सिमम। अगर यहाँ से अगर हम K मैक्सिमम निकालेंगे, ये फॉर्मूला याद कर लें, इसी से ही सारी चीजें हो जाएंगी। जब हम K मैक्सिमम निकालते हैं तो K मैक्सिमम ये कहता है कि h न्यू माइनस का h न्यू नॉट, और यहाँ से h कॉमन लेंगे तो न्यू माइनस का न्यू नॉट आ जाएगा। ठीक है जी। ये आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है। और कर सकते हैं कैसे आगे? और भी कर सकते हैं, और कर सकते हैं आगे, और भी कर सकते हैं। तो या करके लिखते हैं भाई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, चलिए ठीक है। और यहाँ पे h रहेगा, प्लग बिल्कुल रहेगा। न्यू बराबर क्या होता है? c अपॉन लैम्डा होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ c अपॉन लैम्डा, और यहाँ पे लेंगे c अपॉन लैम्डा नॉट, क्योंकि यहाँ दहली आवृत्ति है तो यहाँ पे दहली तरंग दैर्ध्य आएगी। इसमें से क्या है? c कॉमन लेंगे तो hc आ जाएगा, तो 1 अपॉन लैम्डा माइनस के 1 अपॉन लैम्डा नॉट। ये आप देखेंगे कि ये भी फॉर्मूला होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इस तरीके से कि आपको लैम्डा नॉट का वैल्यू दिया हो, काइनेटिक मैक्सिमम एनर्जी पूछे, तो h फिक्स होता है प्लग, c प्रकाश की चाल होती है, और लैम्डा नॉट की वैल्यू दी हो तो यहाँ पे पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर जो होगा आपको पता है हाफ mv² आएगा, और यहाँ पर जो वेग होगा वो अधिकतम होगा। ठीक है जी। इस तरीके से जो है आप जो है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का फॉर्मूला याद कर सकते हैं। याद करने वाला क्या है, आप सिर्फ इसको याद कर लें, बाकी जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा आराम से समझ में आ जाता है। अब इस पर आते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चंस को, किसको देखेंगे? क्वेश्चंस को। अब भी क्वेश्चन को देखेंगे तो देखिए आप 22 में आया है, कह रहा है किसी प्रकाश वैद्युत धातु की दहली आवृत्ति न्यू नॉट है। ठीक है जी, न्यू नॉट है। यदि इस धातु पर 4 न्यू नॉट आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है, तो प्रकाश आपतित किया जा रहा है, ध्यान सुनिए, प्रकाश आपतित किया जा रहा है, मान लीजिए धातु है। अब इस धातु का ये न्यू नॉट है, दहली आवृत्ति। अब इस पे ये कह रहा है क्वेश्चन में, ये जो आ रहा है आपतित प्रकाश किया जाता है किसका? 4 न्यू नॉट का किया जाता है, 4 न्यू नॉट का किया जाता है।
तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा होगी। तो पहली बात, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा या नहीं होगा, सीधी सी बात है, इसकी जितनी भी आवृत्ति है उससे ज्यादा आना चाहिए, इसकी जितनी भी आवृत्ति है उससे ज्यादा आना चाहिए, तो यहाँ पर उत्सर्जित होगा, अदरवाइज उत्सर्जित नहीं होगा। यही तो बताया था। अगर मान लीजिए इसकी आवृत्ति न्यू होती, इसकी आवृत्ति न्यू नोट है और आने वाली की अगर न्यू होती तो न्यू का मान न्यूट्रॉन से ज्यादा होता या बराबर होता, तभी तो उत्सर्जन होता। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन में जो दिया है वैसे ही वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा, बिल्कुल होगा। अब होगा तो अब आपसे ये पूछा है, आगे देखिए क्या पूछा है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा होगी। तो अधिकतम गति ऊर्जा को आपको बताना है, अधिकतम गति ऊर्जा को बताना है। एक बार फिर से सुनिएगा, इसका क्या है, न्यू नोट है, और यहाँ से जो आ रहा है वो 4 न्यू नोट आ रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम कितना होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाएंगे। आप इसे करके जल्दी से कमेंट कीजिए। ये बताया था आपको W प्लस के। अब यहाँ से के की बात करेंगे तो के मैक्सिमम आ जाएगा E माइनस का W, क्या आ जाएगा, E माइनस का W आ जाएगा, ठीक है जी। अब E की वैल्यू कितनी दी है, ये जो होता है आपको समझ में आ गया होगा, यही तो होता ही। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 न्यू नॉट, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे आप E बराबर क्या होता है, H न्यू होता है, क्या होता है, H न्यू होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे H न्यू और माइनस का कर देंगे H न्यू नॉट, बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है ये क्या है, फॉर्मूला होता है E बराबर H न्यू, और इसकी वैल्यू दीजिए न्यू नॉट, यानी न्यू की जगह पर आप 4 न्यू नॉट लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा H, और न्यू की जगह लिख देंगे 4 न्यू नॉट, तो यहाँ पर आ जाएगा H न्यू नॉट। तो आप पाएंगे 4H न्यू नॉट माइनस का H न्यू नॉट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, H न्यू नॉट, ठीक है जी। अब इसको जब घटाएंगे तो ये 3H न्यू नॉट आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3H न्यू नॉट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका डी में होगा। बात समझ में। यहाँ पर फिर से सुनिए कि यहाँ पर जो आपतित प्रकाश है, आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वो 4 न्यू नॉट है, सिर्फ न्यू नॉट नहीं है। तो यहाँ पर E बराबर क्या होता है, H न्यू होता है। तो जब यहाँ से आपतित प्रकाश आता है, जब आपतित प्रकाश आता है तो उसके पास आवृत्ति कितनी मानते हैं आप, उसके पास आवृत्ति मानते हैं भाई जो आता है उसके पास न्यू होती है। पर क्वेश्चन में कह रहा है कि ना जी ना 4 न्यू नॉट आ रही है, कितनी आ रही है, 4 न्यू नॉट, तो इसकी जगह पर हम ये लिख देंगे। तो E का जो वैल्यू हो जाएगा H ब्रैकेट में 4 न्यू नॉट, और इसको आप लिखेंगे 4 और H न्यू नॉट, तो इसका मतलब E की जगह पर आप ये लिख देंगे, और W आपको पता है H न्यू नॉट होता है, सॉल्व करेंगे तो 3H न्यू नॉट निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं निरोधी विभव और तीव्रता के बीच की ग्राफ की। तो देखिए निरोधी विभव और तीव्रता के बीच में ग्राफ क्या होता है, तो आइंस्टीन के समीकरण से आप देखेंगे E बराबर क्या होता है, W प्लस के होता है। अब यहाँ से अगर मैं K निकालूंगा तो K ये आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, E माइनस का W आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखिए E बराबर क्या होता है, H न्यू होता है, बिल्कुल ठीक है, W होता है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो K और निरोधी विभव के बीच में संबंध ये होता है, तो इसकी जगह E V नॉट लिखेंगे। अब E V नॉट लिखेंगे, V को हमें निकालना है, तो ये आ जाएगा H अपॉन E, और यहाँ पर लिख देंगे न्यू माइनस का W अपॉन E कर देंगे, ठीक है जी। ये कर देंगे तो आप पाएंगे कि ये जो है कुछ आपको ऐसा लग रहा है। यहाँ पर देखिए, इसको अगर मैं Y कहूँ तो Y बराबर mx और प्लस C के जैसा, Y बराबर mx प्लस C के जैसा। तो यहाँ पर m क्या है, m को जब कंपेयर करेंगे तो h अपॉन E आएगा। इसको हम स्लोप कहते हैं, क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, यानी ढाल। तो इस ग्राफ की ढाल जो है क्या है, h अपॉन E आती है, किसकी, y अक्ष पर अगर हम b नोट लें, y अक्ष पर हम b नोट लें, और x अक्ष पर अगर हम आवृत्ति लें, तो x अक्ष पर अगर हम आवृत्ति लें और y अक्ष पर क्या लें, हम निरोधी विभव लें, तो y अक्ष पर निरोधी विभव और x अक्ष पर अगर आवृत्ति लेंगे तो आप पाएंगे कि प्रवणता क्या निकल के आएगी भाई, आपको प्रवणता यानी जो स्लोप है, जो ढाल है, वो h अपॉन E निकल के आएगी, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये ध्यान रखना, h अपॉन E न्यू और न्यू नॉट के बीच जब ग्राफ खींचते हैं, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आवृत्ति और यहाँ पर निरोधी विभव, आवृत्ति और निरोधी विभव के बीच में यानी V नॉट, तो आवृत्ति न्यू और निरोधी विभव V नॉट के बीच में जब ग्राफ खींचा जाता है तो वो H अपॉन E के रूप में प्राप्त होता है। इस इक्वेशन से आप समझ सकते हैं, ठीक है। सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे, ग्राफ बना है, अच्छी बात है। तो सीधा सीधा आपको MCQ में क्वेश्चन आता है तो आप याद रखेंगे H अपॉन E होता है, ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप उस इक्वेशन को सॉल्व करना सीख जाएं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर इसी प्रकार अगर अलग अलग आपके धातु दी हों, दो धातुएं दी हों, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि दो धातु दी हों, एक धातु ए है और एक धातु बी है। अब यहाँ पे देखिए, इसका न्यू का वैल्यू न्यू नॉट से ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से होगा, सीरीज में, और यहाँ पर भी ये ज्यादा है, तो यहाँ पर भी कंडीशन बनेगी। अब यहाँ पे होगा क्या, ये वी नॉट और न्यू के बीच में ग्राफ खींचा जा रहा है, बिल्कुल वैसा ही है।
आवृत्ति और निरोधी विभव के बीच में ग्राफ खींचा है, बिल्कुल खींच लीजिए। निरोधी विभव है और आवृत्ति है, इसके बीच में ग्राफ खींचेंगे तो आपको मिलता है यहाँ पर देखिए स्लोप h/e मिलेगी और यहाँ पे क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो यहाँ पर क्या इसके लिए भी स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इसके लिए भी स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्योंकि हम v नॉट और न्यू के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं। तो लाइन कैसी मिलेगी, स्ट्रेट मिलेगी। ठीक है जी, स्ट्रेट मिलेगी। दूसरी बात, यहाँ पर स्लोप देखेंगे तो ये स्लोप और ये स्लोप आप देखेंगे एंगल लगभग कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो θ1 और θ2 क्या यहाँ पे बराबर है, और बराबर है तो इसकी स्लोप भी कैसी रहेगी, h/e के बराबर आएगी। दोनों में स्लोप का कोई अंतर नहीं होगा। तो इसका मतलब पदार्थ के बदलने से स्लोप नहीं बदलती है, बस इतना रखना है कि अगर पदार्थ बदल देंगे तो स्लोप यहाँ पर इन दोनों के बीच के ग्राफ की नहीं बदलेगी। तो प्रकाश संवेदनशील पदार्थ के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति के साथ निरोधी विभव में परिवर्तन का आपको ग्राफ ये दिखाया जाता है। ठीक है जी, चलिए उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के बीच में ये गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर। गतिज ऊर्जा तीव्रता पर तो करती नहीं, किस पे करती है, आवृत्ति पर करती है। तो आवृत्ति पर गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, तो इसके बीच में ग्राफ खींच लेते हैं। उसी आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करके लाएंगे तो यहाँ पर के मैक्सिमम जो है ए न्यू माइनस के भी निकल के आएगा और y बराबर mx प्लस c से आप देखेंगे, किससे देखेंगे, आप देखेंगे y बराबर mx प्लस c से देखेंगे तो ये नेगेटिव आ रहा है इसलिए नेगेटिव से चालू होगा। और ये देखिए x की जगह क्या आ रहा है न्यू, x की जगह पर क्या आ रहा है न्यू आ रहा है, तो यहाँ पर न्यू x अक्ष पर रखेंगे। m की जगह आ रहा है a, तो m का मतलब हो गया स्लोप यानी ढाल, और स्लोप या ढाल कितनी आएगी इसकी, स्लोप या ढाल कितनी आएगी इसकी, ए आएगी। जब इसे सॉल्व करके लाते हैं तो ये आता है। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं इसकी स्लोप ये होती है। ठीक है जी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, आगे बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन की प्रकाश किरणें एक धातु सतह पर आपतित होती हैं, यानी ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। और आपतित प्रकाश की आवृत्ति को हमेशा आप ई से लिखेंगे, ई बराबर एच न्यू होता है। क्या होता है, एच न्यू होता है, इसको लिखेंगे 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। कितना दिया है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसका कार्यफलन आपको दिया है। भाई कार्यफलन वर्क फंक्शन लिखिएगा, यहाँ आप ये लिखिएगा, ये दिया है आपको 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। बहुत बढ़िया। आगे कह रहा है सतह का अवरोधक विभव बताइए। अवरोधक विभव का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा गया है, तो V नॉट का मान आपको बताना है। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, आइंस्टीन का समीकरण लाएंगे। कहता है कि E बराबर, यहाँ पर E बराबर क्या होगा, W प्लस K, इस फॉर्मूले से करेंगे से। अब हमें K निकालना है यहाँ से, तो देखिए K जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा E माइनस का W। अब E का वैल्यू कितना दिया है, E का वैल्यू दिया है आपको 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का, इसका कितना दिया है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आप घटाइए कितना आएगा, यहाँ पे कितना दिया है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चेक कर लीजिए 2.2। ठीक है जी, इसको घटाएंगे, ये आ जाएगा आपका 0 और इसमें से 2 आ जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब K का वैल्यू इतना आ गया, K का वैल्यू इतना आ गया। और K बराबर क्या होता है भाई, K बराबर होता है EV नॉट, तो ये बराबर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट मर जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मर जाएगा। कितना आया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे मर गया। तो यहाँ पर जो ये विभव आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट। तो निरोधी विभव का मान आ जाएगा 2 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट। सीधा सीधा देखेंगे 2 वोल्ट, 2 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ पर ई गलत लिखा हुआ है, गलत टाइपिंग है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे तो ये यहाँ पर नहीं होगा, 2 वोल्ट आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी का यहाँ पर चुनाव कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा समझ में आ चुका होगा। बहुत आसान आते हैं, फिर से कह रहा हूँ, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश की कणीय प्रकृति की। अब प्रकाश की कण की प्रकृति कौन सी होती है, फोटोन जो होते हैं कण की प्रकृति को शो करते हैं। तो फोटोन के गुण क्या क्या होते हैं, एक एक तरह पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊर्जा जो पैकेट्स के रूप में आती है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों पैकेट्स के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन या क्वांटा कहते हैं। अब एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है, बार बार बता रहा हूँ, ई बराबर क्या होती है, एच न्यू होती है, और न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा होता है। तो ई बराबर एच न्यू और न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। तो ये क्या है, इसका फॉर्मूला एच बराबर ई बराबर एच न्यू और न्यू बराबर हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा। इस तरीके से जो है आप जो है यहाँ पर इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, शुरुआत से ही करते आ रहे हैं। तो निर्वात में फोटोन हमेशा प्रकाश की चाल से चलता है। ध्यान सुनिएगा, इस बात को अच्छे से सुनिएगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन नीट ने पूछा है। अब क्या पूछा है जस्ट इसके बाद दिखाएंगे। तो निर्वात में फोटोन हमेशा क्या करता है, प्रकाश की चाल से चलता है। और अगर इसके द्रव्यमान की बात करें तो ब्राह्म द्रव्यमान होता है इसका 0। इसका मतलब है कि फोटोन कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं रह सकता, यानी ये गति करेगा तभी, जब ये गति करेगा तभी इसका अस्तित्व है। ब्राह्म अवस्था में इसका अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि ब्राह्म अवस्था में इसका द्रव्यमान जो होता है, ब्राह्म द्रव्यमान 0 होता है। किसी माध्यम में फोटोन की चाल, अगर देखिए ये निर्वात में तो चल रहा है सी से, किसी और माध्यम में अगर इसकी चाल की बात करते हैं तो v बराबर सी अपॉन, ये अपने फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है v बराबर सी अपॉन न्यू। न्यू का मतलब यहाँ पे अपवर्तनांक होता है। क्या होता है, अपवर्तनांक होता है।
ठीक है जी। इसका मतलब अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जब इसको हम सॉल्व करके लाते हैं तो ये फॉर्मूला निकल के आता है। आप इसे एक बार में अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है ना। आप इसे एक बार में अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सी बराबर होता है रूट में 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन, ठीक है। और यहाँ पर ये देखेंगे तो ये होता है मीटर पर सेकेंड। तो इससे आप याद लगेंगे, जब इसको सॉल्व करके लाएंगे तो आपको जो है यहाँ पर ये मिलता है। यहाँ पे आर लिखा है, मतलब रिलेटिव की बात हो रही है। रिलेटिव क्या है, ये रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, रिलेटिव परमेटिविटी है। तो ये आप फॉर्मूला को जब सॉल्व करके लाते हैं तो आपको ऐसा निकल के आता है। तो आगे देखते हैं, फोटोन विद्युत उदासीन होता है। फोटोन कैसा होता है, विद्युत उदासीन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विशेष याद रखेंगे यहाँ पे स्टार लगा के, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन मैं दिखाने जा रहा हूँ नीट में जो पूछा गया वो इस लाइन से पूछा गया है। फोटोन विद्युत उदासीन होता है, इसलिए है विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता, यानी इसके पास कोई आवेश नहीं होगा। आवेश नहीं होगा तो ना तो विद्युत क्षेत्र से ये विक्षेपित होगा और ना ही ये चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होगा। आगे बात करते हैं फोटोन के संवेग की। भले ही इसका ब्राह्म द्रव्यमान शून्य हो, लेकिन गतिज अवस्था में इसका संवेग होता है। गतिज अवस्था में इसका संवेग होता है। अब गतिज अवस्था में संवेग कितना होता है, उस संवेग की बात कर लेंगे। चलिए यहाँ पर बता देते हैं फोटोन का संवेग। तो फोटोन के संवेग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फोटोन का संवेग। फोटोन का संवेग। अब फोटोन की संवेग की बात करेंगे तो लैम्डा बराबर h/mv पड़ा है। अब यहाँ पे इसे p लिखेंगे तो p बराबर हो जाएगा h/लैम्डा। कोई दिक्कत, h/लैम्डा। अब ये देखिए E बराबर क्या होता है, h न्यू होता है। और यहाँ पे c/लैम्डा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, c/लैम्डा लिखेंगे। अब इस c को मैं इधर बुला लूंगा तो E/c h/लैम्डा के बराबर आ जाएगा। ये बात ध्यान रखिए। तो h/लैम्डा के बराबर क्या है, E/c भी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि E/c भी इसके बराबर होगा। तो ये क्या है, यहाँ पे फोटोन का संवेग है। फोटोन क्या है, गति की अवस्था में आएगा तो उसके पास संवेग जो होगा तो आप लिखेंगे P बराबर लिख लेंगे E/c और यहाँ पे h/लैम्डा। अब यहाँ पे आपको पता होगा E क्या है, C क्या है, ये क्या है। तो H प्लांगनेतांक, ये वेवलेंथ हो गया, ये स्पीड ऑफ लाइट हो गया, और E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन हो गया, और P यहाँ पे संवेग हो गया। तो इस तरीके से जो है फोटोन का संवेग निकाल सकते हैं। टक्कर की बात करें तो जब फोटोन किसी कण जैसे इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो कुल ऊर्जा कुल संवेग संरक्षित रहता है। इस लाइन पे विशेष ध्यान देंगे। कुल ऊर्जा कुल संवेग कैसा रहता है, इसका नियत रहता है, वो क्या है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आपको क्वेश्चन आए तो सीधा सीधा आपने देखा होगा कि 12,400 बट्टे लैम्डा एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं तो सीधा सीधा एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब यहीं पे अगर नैनोमीटर में बदलते हैं तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख के यहाँ पर नैनोमीटर में कर लेंगे। जब भी आपको लैम्डा नैनोमीटर में दिया हो तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को लगाइए। लैम्डा आपको एंगस्ट्रॉम में दिया हो तो इसको लगाइए, एनर्जी निकलेगी। और जब भी आपको जूल में दिया हो, मीटर में दिया हो, तो आप इसको लगाएंगे तो एनर्जी निकलेगी। तो फोटोन की ऊर्जा को इन तीन फॉर्मूले से डायरेक्टली हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, जो कि इसी का आगे का थोड़ा सा आसान करने वाला फॉर्मूला है। सीधा सीधा करके इसी से निकाल सकते हैं। इन दो में से किसी एक को याद कर लीजिए, इससे नैनोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप पता करेंगे कि 1240 आता है। तो इसको याद कर लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ही क्वेश्चन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। देखिए नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कह रहा है आपसे, फोटोन के वाला है। यदि C मुक्त अंतरिक्ष में प्रकाश का वेग है, C क्या है, प्रकाश का वेग है, तो फोटोन के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है, बिल्कुल सही है। फोटोन का वेग C होता है, बिल्कुल सही है। फोटोन का संवेग P बराबर h न्यू, ये अभी बताया था क्या होता है, P लैम्डा बराबर अभी बताया था h/mv और h/p हो जाएगा। P की बात करेंगे तो P की बात करेंगे तो ये आ जाएगा h/लैम्डा, ठीक है जी, h/लैम्डा आ जाएगा। और न्यू बराबर क्या होता है, C/लैम्डा। तो यहाँ पे बात करेंगे न्यू/c आ जाएगा 1/लैम्डा की जगह। 1/लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा, न्यू/c। तो न्यू/c आ जाएगा, न्यू/c। तो न्यू ऊपर पहुंच जाएगा। रुकिए दोबारा करते हैं, एक बार दोबारा करते हैं। देखिए P बराबर लैम्डा बराबर h/p, ठीक है ना। अब P निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका h/लैम्डा, बिल्कुल ठीक है। न्यू बराबर क्या होता है, C/लैम्डा होता है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा तो C/न्यू आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसको उठा के हम यहाँ पे पुट करेंगे लैम्डा की जगह तो आ जाएगा C/न्यू, न्यू यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ये संवेग होता है h/c, बिल्कुल होता है। तो ये भी बात समझ में आ गई। फोटोन इलेक्ट्रॉन टक्कर के कुल ऊर्जा और कुल संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं। फोटोन इलेक्ट्रॉन के टक्कर में कुल ऊर्जा कुल संवेग संरक्षित रहते हैं। ये अभी आपको बताया था कि इंपोर्टेंट लिख लें कि ये संवेग और ऊर्जा क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। तो ये भी सही है। फोटोन पर धनावेश होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। फोटोन पर जो है आवेश होता ही नहीं है, उदासीन होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, इसलिए वो E और B में क्या है, डिफ्लेक्ट नहीं होता। तो आप इस बात को समझ चुके होंगे और क्वेश्चन भी दिख चुके होंगे कि किस आधार पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 और ये 4, तो A B C D तो सही है।
बाकी ये सही नहीं, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। तो पहला दिया है ए, ये ऑप्शन है ए बी सी, इनको उठा दीजिए, यही लिखा है, हाँ ये साथ में ही है। ए एंड बी, केवल ए और बी सही होंगे, ए बी सी डी दोनों सही होंगे, ए बी सी 3 सही होंगे, ए बी सी डी ई सब सही होंगे। देखो ई तो सही नहीं होगा, ई तो गलत है, ये तो गया, ई तो गया भाई, ई तो गयो, ई तो गयो, इसका मतलब ई वाला तो गया, और कहीं लिखा नहीं लिखा। ए और बी सही है, सिर्फ नहीं सही है, केवल नहीं सही है, केवल ए बी सी डी, हाँ ये चारों सही है, तीनों नहीं सही है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर इसका चुनाव कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इस आधार पर ये होगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया है। अब सीधा सीधा बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रकाश की ऊर्जा की, तो एनर्जी ऑफ फोटोन की। आपको पता है जब फोटोन की अगर बात करते हैं तो एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, सिर्फ एच न्यू होता है, यानी एक फोटोन की बात हो रही है। लेकिन लाइट के पास तो बहुत सारे फोटोन होंगे। अगर लाइट के पास की बात करें तो लाइट कोई भी जो सोर्स होता है, सन है, तो सन से एक ही फोटोन आ रहा है क्या, नहीं, बहुत सारे फोटोन आ रहे होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन्स लेके जितने भी आ रहे हो एच न्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, एच न्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा, तो यहाँ पर लिखेंगे एन, एन लिखेंगे एच, और ये क्या आ जाएगा, सी अपॉन लैम्डा आ जाएगा। यहाँ से आप एन निकालेंगे तो एन जो है आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं इससे, ये लिखा है एन, जब निकालेंगे तो यहाँ पे एच न्यू को नीचे कर देंगे, एच न्यू को नीचे कर देंगे, और एच न्यू को नीचे करेंगे, लैम्डा फॉर्मूला लाएंगे तो ये आएगा। कैसे आ गया फिर से दिखा देता हूँ अगर नहीं पता है तो। देखिए जो एनर्जी आती है किससे, लाइट की, तो लाइट की जो एनर्जी होगी वो नंबर ऑफ फोटॉन्स के बराबर आएगी। अब न्यू बराबर क्या होगा, सी अपॉन लैम्डा होगा, तो सी अपॉन लैम्डा कर दिया। अब मुझे एन निकालना है तो इसको इधर भेज देंगे, तो ये ई लाइट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लाइट आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका लैम्डा का, चलिए कर दिया, अपॉन कर देंगे एच सी, तो ये निकल के आएगा। और जहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स होता है, यानी कितने फोटोन लाइट से आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स होगा। जब भी आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछा जाएगा तो इस फॉर्मूले से हम इसे निकाल सकते हैं। ठीक है जी, अब आगे बात करते हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गया। अब आपको पता है फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू W अपॉन T, यानी एनर्जी अपॉन टाइम होता है। अगर T की वैल्यू में 1 सेकंड मान लूं तो प्रति सेकंड हम ये कह सकते हैं, प्रति सेकंड जो पावर है वो एनर्जी के बराबर हो जाएगी। प्रति सेकंड की बात करेंगे तो एनर्जी ऑफ पावर कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हमने क्या किया, P की जगह E रख दिया। तो भाई N जो आ रहा है E लाइट इंटू लैम्डा अपॉन एस सी जो आ रहा है, ई की जगह पर हम पी का यूज भी कर सकते हैं। पी फोर यहाँ पे पावर होगा, पी फोर यहाँ पे क्या होगा, पावर होगा। तो पी फोर यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पावर की बात हो रही है, शक्ति की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, शक्ति की, और किस में होना चाहिए, वॉट में। ऐसा ही होता है, वॉट में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं एन इक्वल टू पी लैम्डा अपॉन एस सी करेंगे, और इससे क्वेश्चन आपके नीट में पूछे गए हैं। कौन सा पूछे गए देखते हैं, पहले एक क्वेश्चन हम ऐसा करते हैं अपनी तरफ से। ये क्वेश्चन है 300 वॉट तथा 6600 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के एक बड़े प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड कितने फोटोन उत्सर्जित होंगे। तो आप देखिए 300 वाट दिया है, पावर दी है आपको 300 वाट, सीधा सीधा है 300 वाट दिया है। और ये लैम्डा की अगर बात करेंगे तो 6600 एंगस्ट्रॉम दिया है। कितना दिया है, 6600 एंगस्ट्रॉम दिया है। ठीक है जी, ये कर देंगे। लीजिए इसको मैं थोड़ा सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा आपका, एंगस्ट्रॉम हटाएंगे 10 की घात माइनस के 10 लगाएंगे, मीटर में आ जाएगा। ठीक है जी, ये 66 गुणा 10 की घात माइनस के 8 मीटर आ जाएगा। ये लैम्डा हो गया। और क्या दिया है, एक बड़े प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी गई है। इलेक्ट्रॉन की संख्या का, तो एन बराबर अभी बताया था पी लैम्डा अपॉन एच सी। क्या बताया था, पी लैम्डा अपॉन एच सी बताया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पी लैम्डा अपॉन एच सी सीधा सीधा लगा देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू आपको 300 दिया है, 300 हो गया। ये आपका दिया 66 गुणा 10 की घात माइनस का 8। ठीक है जी, अपॉन कर देंगे। ये होता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 होता है, बिल्कुल ठीक है। और सी होता है 3 गुणा 10 की घात 8 होता है। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं। ये दशमलव हटेगा पहले, तो एक जीरो यहाँ से जैसे ही दशमलव हटा तो एक जीरो में और बढ़ा दूं क्या यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। तो 66 से 66 स्वाहा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 3 से जब इसको कट करेंगे तो ये 1000 आ जाएगा भाई। तो n की वैल्यू आ गई यहाँ पे 10 की घात 3 आ जाएगा ये वाला, और ये 10 की घात माइनस का 8 आ गया। चलिए ठीक है, नीचे क्या बचा, 10 की घात 34, ऊपर ले जाके प्लस कर दीजिए, और ये जो बचा ऊपर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे n की वैल्यू करेंगे, ये 3 और 34 37 हो गया, बिल्कुल हो गया, इंटू ये दो करेंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा। तो 16 दूनी 32, और आपका जो आ जाएगा यहाँ पे 5, ये 21 आ जाएगा। 10 की पावर 21 n का आंसर आ जाएगा। तो पावर आया है तो इसलिए एन जो होगा पर सेकंड होगा, एमिटेड इलेक्ट्रॉन पर सेकंड होंगे, तो 10 की पावर 21 आएगा। आप जोड़ सकते हैं यहाँ पे 16, 17 में से 6 गए तो आपका 11 यानी 1, और ये आप दिखा सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं।
आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये देखिए आपका नीट 21 में पूछा गया है, इसको कीजिएगा। ये सेम क्वेश्चन है ऐसा ही कि 600 नैनोमीटर, तो लेमडा की वैल्यू दी है 600 नैनोमीटर। पहले क्या करेंगे, 600 को ऐसे लिखेंगे, नैनो का मतलब 10⁻⁹ होता है, मीटर में आ गया। चलिए तो मैं इसे और लिख सकता हूँ भाई 6 × 10⁻⁷ मीटर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़े प्रकाश स्रोत द्वारा प्रति सेकंड औसतन उससे फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो n का वैल्यू आपको बताना है, और यदि उसकी शक्ति आपको पावर दी है 3.3 × 10⁻³ वॉट दिया है, ये लिखिए। अब इसका क्या करेंगे, आंसर लगाएंगे। h का वैल्यू आपको दिया है, आंसर लगाने का मतलब पहले फॉर्मूला लगाएंगे और HC लिखेंगे। p का वैल्यू आ गया 3.3 × 10⁻³ और लेमडा कितना दिया है आपको 6 × 10⁻⁷। चलिए ठीक है, h क्या होगा 6.6 × 10⁻34, ये लिखा भी है साथ में, इनटू c का वैल्यू कितना है भाई, c का वैल्यू फिक्स होता है 3 × 10⁸ होता है। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होनी चाहिए। अब कोई दिक्कत नहीं होगी तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा, यहाँ पे देखेंगे भाई, इससे ही हटेगा तो इससे ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। अब 2 से इसको कितनी बार काट देंगे, ये 6। देखिए इससे ये 2 बार कटा, 2 और 3 कितने हो जाएंगे उड़ा करके 6, और 6 से 6 मर जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, ऊपर कितना हो गया 10⁻⁻10 हो गया, बिल्कुल ठीक है। नीचे 34 है, अब 34 को जब ऊपर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 8 को ऊपर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 10⁻34 तो प्लस है, और इसकी बात करेंगे तो 10⁻⁻18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर n की बात करेंगे तो 10⁻16 आंसर आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 16। ठीक है जी, 10⁻16 यहाँ पे आंसर आना चाहिए। कैसे आएगा, इसमें से घटा दो भाई, 14 में से 8 गए तो 8 और 6 कितने होते, 14। यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 16, तो 10⁻16 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का चुनाव कर लेंगे। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, और ये हमने सीधे सीधे टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाए ताकि आपको ये समझ में आ जाए किस टॉपिक पर किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करते हैं प्रकाश की तीव्रता की, तो प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यानी प्रति एकांक समय प्रति एकांक क्षेत्रफल से जो एनर्जी मिलती है या उत्सर्जित होती है उसको प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। इसको हम पावर अपॉन एरिया भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पावर होता है W/T, इसको मैं E/T लिख सकता हूँ, और E/T आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, E/T करेंगे तो P/A आ जाएगा, ए ही तो बचेगा नीचे, E/T क्या बन जाएगा P, तो पावर अपॉन एरिया कहेंगे, पावर का यूनिट होता है वॉट, और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। और ए लाइट क्या होता है, NH बताया था। लाइट की जब बात आएगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हम स्मॉल n का यूज करते हैं। तो NHU लिखेंगे, NHU को उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो NHU/AT आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं n निकालूंगा तो AT यहाँ पहुंच जाएगा, तो I/AT हो जाएगा, बिल्कुल HU को आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, I/AT और न्यू क्या होता है C/λ, तो यहाँ पे C और लैम्डा पहुंचेगा ऊपर। तो n जो है किस पर निर्भर कर रहा है भाई, तीव्रता पर निर्भर करता है, सीधा सीधा। जितनी ज्यादा तीव्रता होगी, और यही बात बताते आ रहे हैं बार बार कि जितनी ज्यादा तीव्रता बढ़ेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा निकलते हैं। यही बात तो कर रहे थे कि जितनी ज्यादा तीव्रता आएगी उतनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, पर उनकी काइनेटिक एनर्जी तीव्रता से बिल्कुल अलग होती है, फ्री होती है, इंडिपेंडेंट होती है, तीव्रता से फर्क नहीं पड़ता, सॉरी काइनेटिक एनर्जी पर तीव्रता का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बात करेंगे तो फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे, तो यहाँ फ्रिक्वेंसी देखिए कहाँ पे, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो n बराबर ही आ जाएगा। तो हम इन दोनों को ऐसे भी कर सकते हैं और करके कि n जो है नंबर ऑफ फोटोन से आ जाएगा आपका I/ν, क्या आ जाएगा I/ν आ जाएगा। ठीक है जी, इस आधार पर क्वेश्चन देखिए कि फोटोन की संख्या होगी यदि तीव्रता, और 2 बार यदि लिखा है, क्वेश्चन पूछा है फोटोन की संख्या होगी यदि तीव्रता और आवृत्ति दोनों को दोगुना कर दिया जाए, दोनों को, यानी तीव्रता की जगह वो कह रहा है 2y कर दिया जाए, ठीक है, और न्यू की जगह क्या कर दे 2 न्यू कर दें। तो आपसे n का वैल्यू पूछा गया है, क्या पूछा गया भाई, n का वैल्यू पूछा गया है। तो फोटोन की संख्या, तो n बताया प्रोपोर्शनल होता है i के, n प्रोपोर्शनल बताया 1/ν के, और इनको मैंने दोनों के साथ बताया कि n प्रोपोर्शनल हो गया I/ν के। तो आप पाएंगे यहाँ पर, बताइए ध्यान से, n प्रोपोर्शनल हो जाएगा 2i/2 क्या हो जाएगा 2i/2 2 से 2 मर जाएगा, तो n प्रोपोर्शनल हो गया ये इस तरीके से, यानी ये जो है कांस्टेंट रहेगा, कैसा रहेगा, नियत रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों जो है समान रेशियो में बढ़ाए गए हैं, उनका जो रेशियो लेंगे तो कांस्टेंट रहेगा। ये भी 2 बढ़ाए, ये भी 2 बढ़ाए, अगर एक अलग होता दूसरा अलग होता तो कहानी अलग होती, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक साथ सेम, यहाँ पे 2 टाइम्स हो रहे हैं, तो कट के यहाँ पे जो है n पहले जैसा ही रहेगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं द्रव्य या दीप्लोली तरंगदैर्घ्य की। तो यहाँ पर अगर बात करें तो फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर H/mv होता है, जिसको हम H/p के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, अब p के नाम से जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², होता है, ध्यान सुनिएगा, ½ mv²। अगर मैं यहाँ से b निकालूंगा तो 2k/m आ जाएगा, वो भी किसमें, रूट में। तो जब यहाँ पे लिखेंगे इसको हम, जब यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व करने के बाद 2mk आएगा, कितना आएगा 2mk, और h/ अगर विभवांतर के रूप में लिखेंगे 2
एम और ये ई और ये वी का मैं अलग बना रहा हूँ, ये वी वेग के लिए विभवांतर के लिए है। और इसी को हम सॉल्व करते हैं आगे, तो 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट में बी लेते हैं। सबको जब सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला निकल के आता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है जी, ये कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, के का मतलब गति ऊर्जा है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ई भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ई। अगर ई के फॉर्म में दिया हो कि के की जगह ई लिख देंगे, के की जगह क्या लिख देंगे? ई लिख देंगे। तो के की जगह जब आप ई लिखेंगे तो यहाँ पर आप ऐसे लिख पाएंगे भाई, अगर के को मैं ई से रिप्लेस करूंगा, किससे? ई से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं के को ई से रिप्लेस करूंगा तो लैम्डा जो होगा यहाँ पर एच अपॉन एम भी तो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे के नहीं आ रहा है। अब एच ऐसे ही रहेगा, रूट लगा देंगे। अब यहाँ पर 2m के लिखा है तो 2me हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2me हो जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है रूट में 2m और ये आ जाएगा e और v विभवांतर, और इसको मैंने बताया 12.27 ये एंगस्ट्रॉम में लेना है, रूट में v जब आपको विभवांतर दिया हो। और ये ऐसा इसलिए करना है, आपको ये याद कर लेना है क्योंकि ये भी नीट पीवाईक्यू में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट पीवाईक्यू में। ठीक है, कैसे पूछे गए अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बात समझ में आ गई, इनको आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये वाला जो v होगा, ये वाला जो v होगा, ये वाला जो v होगा डेट इज विभवांतर। ये क्या है? यहाँ पे विभवांतर है, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये विभवांतर है। बट यहाँ पे इस वाले v की बात करेंगे तो ये वेग है, इस वाले v की बात करेंगे तो ये क्या है दोस्त? यहाँ पे वेग लिख देंगे। ये क्या है? यहाँ पे वेग है। तो आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, v जो होना है वेग के लिए आएगा, वहां पर जो आता है विभवांतर के लिए आता है। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चंस की। पहले देखिए ग्राफ पूछा गया है, पहले क्वेश्चन में देखेंगे तो ग्राफ आपसे पूछा गया है। चलिए ग्राफ की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी वर्जन नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। कह रहा है द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ 1 अपॉन लैम्डा, तो 1 अपॉन लैम्डा का स्क्वायर कह रहा है, एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी ई। तो काइनेटिक एनर्जी देखिए ई दी है, यानी ई जो है के जगह लिख सकते हैं। वेयर लैम्डा इज द दे ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ फ्री पार्टिकल। नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा है, आपको ग्राफ बताना है। चलिए ग्राफ बताने के लिए आपको क्या होगा? इनका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब इनका फॉर्मूला याद करेंगे तो हमने आपको अभी बताया था कि लैम्डा बराबर एच अपॉन रूट में 2m के कर देंगे। क्या कर देंगे? ये कर देंगे। तो हम जानते हैं लैम्डा बराबर एच अपॉन रूट में 2m के होता है, बिल्कुल होता है। दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करने पर, तो जैसे ही आप स्क्वायरिंग करेंगे तो लैम्डा क्या मिलेगा? लैम्डा स्क्वायर मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। एच ऐसे ही मिलेगा और आप पाएंगे कि यहाँ पर 2m के आ गया, 2m के की जगह पे आप ई ले लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में ई दे रहा है। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहूँ कि यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ कि ये क्या कुछ ऐसा हो जाएगा क्या? ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो एच ऐसे ही रहेगा, 2m को मैं अलग कर दूंगा, ठीक है, और ये ई को हम अलग कर देंगे। लेकिन आपको ग्राफ किसके बीच पूछा है? लैम्डा स्क्वायर के नहीं, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर के। तो इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2m e अपॉन एच और ये आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये उल्टा कर दीजिए, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो इस आधार पर अगर मैं देखूंगा तो 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर जो है बराबर आ जाता है 2m अपॉन एच के, और यहाँ पर मिलेगा आपको e। और ध्यान से सुनिएगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो भी कोई ग्राफ देखते हैं तो आप ये देखेंगे तो 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, देखिए 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर ये वाई एच पर दिया है, तो इसका मतलब ये वाई तो होगा ही होगा। ठीक है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी का फॉर्मूला पड़ा है, सी का फॉर्मूला पड़ा है, लेकिन सी तो यहाँ पे है ही नहीं है। अब सी नहीं है तो इसका मतलब ग्राफ कहाँ से चालू होना चाहिए? ग्राफ आपका मूल बिंदु यानी ऑरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है जी, ऑरिजिन से हो रहा है स्टार्ट, तो ये तो हो नहीं रहा, ये तो मर गया। अब ये भी ये आप देख सकते हैं इन तीन में से कोई एक होगा। ठीक करते हैं, तो y की जगह 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर तीनों में है। ठीक है, अब x की जगह पे क्या आना चाहिए? x ई आना चाहिए, ई इन तीनों में, बिल्कुल ठीक है। अब क्या पहचाने भाई? स्लोप की अगर बात करें तो यहाँ पे m की अगर बात की जाएगी, m का मतलब होता है यहाँ पे स्लोप। अब स्लोप होगा तो आप देखेंगे 2m अपॉन ई स्लोप दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे क्या देखना है कि ये जो होता है एक सरल रेखा का समीकरण होता है। क्या होता है? सरल रेखा का समीकरण। ठीक है, ये सरल रेखा का समीकरण होता है जो कि मूल बिंदु से स्टार्ट होगा, और मूल बिंदु से स्टार्ट ये हो रहा है तो ऑप्शन नंबर डी का चुनाव कर लेंगे। और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि ई को के दिया है, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर के साथ पूछा है। सिर्फ लैम्डा स्क्वायर के साथ पूछता तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आता, सिर्फ यहाँ पर पूछता तो यहाँ पर जो है स्लोप बदलती और जो है यहाँ पर ग्राफ भी बदलता। तो अगर आपसे पूछा जाता कि लैम्डा स्क्वायर वर्सेस ई के बीच में पूछा जाता तो क्या ग्राफ बनता? इसको आप खुद से ड्रॉ कीजिएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन करते हैं, नीट 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट के विभवांतर द्वारा ब्राउन अवस्था से त्वरित किया जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है तो
तो विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था लैम्डा बराबर आप कर देंगे 12.27 और यहाँ पे एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट में v कर देंगे। ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है, v निकालना है, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए ऐसे कर लेते हैं, पहले हम 12.27 अपॉन लैम्डा कर देंगे और ये एंगस्ट्रॉम में ही करेंगे, बाद में लिख लेंगे एंगस्ट्रॉम वगैरह। ये लैम्डा आ गया। ठीक है जी। अब लैम्डा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है, कितनी दी है देखिए, हिंदी वर्जन में लैम्डा की वैल्यू नहीं है। बी वोल्ट इफ द डे वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, देखिए ये यहाँ पे दिया है, थोड़ा सा आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नहीं दिया है। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य जो है आपको यहाँ दी है, लैम्डा थोड़ा सा आप यहाँ लिख लेंगे कि लैम्डा का वैल्यू आपको दिया है 1.2227 गुणा 10⁻²⁻² नैनोमीटर में। ये किस में दिया है जी, नैनोमीटर में दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे नैनोमीटर। चलिए और इसे सॉल्व करते हैं, तो 1.227 इंटू 10⁻², नैनो का मतलब -9 होता है, तो ये कर देंगे। तो लैम्डा जो आ जाएगा आपका 1.227 इंटू 10⁻11 आ जाएगा मीटर में। ठीक है जी। लेकिन हमें किस में चाहिए, ये एंगस्ट्रॉम में चाहिए, तभी जाके काम रहेगा। लैम्डा किस में चाहिए, हमें एंगस्ट्रॉम में चाहिए। अब लैम्डा जो है हमें एंगस्ट्रॉम में चाहिए, तो हमें लैम्डा एंगस्ट्रॉम में लेना पड़ेगा। तो ये इतना मीटर आएगा। एंगस्ट्रॉम क्या होता है भाई, एंगस्ट्रॉम होता है 1.227 गुणा 10⁻1 अलग कर दूं, 10⁻10 अलग कर दूं, तो ध्यान सुनिएगा ये एंगस्ट्रॉम बन जाएगा, बिल्कुल बन गया। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1.227 और इसको जब नीचे लाऊंगा तो ये जीरो पावर जो है नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी और ये बन जाएगा एंगस्ट्रॉम। कितना बन जाएगा, एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी। 10⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉम बन गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा आपका, देखिए 3 जीरो आ जाएंगे तो इसका मतलब 0.1227 एंगस्ट्रॉम निकल के आएगा। तो मेन चीज है यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में बदलना, गलती नहीं करनी है, इसको आप सीख लीजिए, बस आराम से हो जाएगा। ठीक है जी। इतना कर लिया आपने। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, लैम्डा की जगह पुट कर दीजिए। तो लैम्डा की जगह पुट करेंगे तो आ जाएगा 12.27 अपॉन कर देंगे तो 0.1227 और ये एंगस्ट्रॉम में आ गया। ठीक है जी। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम मर गया। अब ये बचा। अब यहाँ पे आप बात करेंगे तो यहाँ पे कितने जीरो होने चाहिए, 4 जीरो होने चाहिए। यहाँ पे बात करेंगे तो कितने जीरो होने चाहिए, 2 जीरो होने चाहिए। ठीक है जी, 2 जीरो होने चाहिए। अब देखिए आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे। देखिए ये क्या है, बिल्कुल सही है। ये देखिए ये मर गया, बिल्कुल मर गया। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो मर गए, बिल्कुल मर गए। अब यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 3 बढ़ेंगे, नीचे 2 बढ़ेंगे, 4 बढ़ेंगे, सॉरी यहाँ पे 4 बढ़ेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद 4 डिजिट है। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। तो यहाँ पर जो एक और डिजिट बढ़ाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो मर गए, इसका मतलब आपके पास 100 निकल के आएगा। ठीक है जी। कर लेंगे ना कैलकुलेशन। ये 12.27 था, हम इसको हटाएंगे, इस पर लाएंगे, डेसिमल हटाएंगे, 4 डिजिट है तो 4 जीरो ऊपर, यहाँ से हटाएंगे 2 जीरो नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो मरे, 100 बचा। अब 100 बचा तो रूट में v बराबर आ गया 100, तो v जब निकालेंगे दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो 100 गुणा 100 हो जाएगा, जिसको हम 10⁻4 कहेंगे। कितना कहेंगे जी, 10⁻4 कहेंगे। तो 10⁻4 वोल्ट यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं 10⁻4 यहाँ पे आंसर निकल के आ गया और जो है ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है जी। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है, उम्मीद करूंगा आप इसे कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए मैंने अभी आपको बताया था, ये भी आपका PYQ है, इसमें जो है सन नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप क्या है कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। लैम्डा फोटोन लैम्डा इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, अपॉन पूछा गया, लैम्डा फोटोन का रेशियो निकालेंगे लैम्डा इलेक्ट्रॉन के साथ, तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा आएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नीट 2025 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक्स अक्ष पर दर्शाए गए प्रकाश के गुणधर्म के साथ, एक्स अक्ष पे क्या बताया, यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता है, आई का मतलब ये भी तीव्रता है, ये आवृत्ति और ये आवृत्ति है। तो प्रकाश के गुणधर्म के साथ प्रकाश विद्युत धारा में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। तो ये आप ग्राफ देखिए, 4 ग्राफ आपको दिए गए हैं, बताइए कौन सा सही होगा। देखिए वाई एच पे बात करें तो प्रकाश विद्युत धारा की बात हो रही है, तो ये आई लिखा है, तो आई यहाँ पे, आई यहाँ पे, आई यहाँ पे और आई यहाँ पे, यानी वाई एच पे क्या दिया है आपको, प्रकाश विद्युत धारा दी है। अब प्रकाश विद्युत धारा जो किस पर निर्भर करती है भाई, तीव्रता पर। तीव्रता के साथ में कैसा संबंध होता है, सीधा, एक सीधा सरल रेखा प्राप्त होती है। तो आप पाएंगे पहले ग्राफ में सीधा दिया है, तो इसका मतलब ग्राफ ये बिल्कुल सही है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। क्या ये ग्राफ सही होगा, नहीं होगा। ये ग्राफ भाई आई का और ये सीधी रेखा मिलती है मूल बिंदु से, तो यहाँ पे मिल रही है, इसमें नहीं मिल रही, तो ये तो गलत हो गया, तो ये तो नहीं होगा। चलिए ये नहीं होगा। आगे बात कर लें इसकी। अब आवृत्ति पे और तीव्रता का तो कोई संबंध नहीं होता भाई, आवृत्ति का तीव्रता कोई संबंध होता नहीं होता। अब तीव्रता का संबंध नहीं होता तो प्रकाश विद्युत धारा का डायरेक्ट इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो अनुपाती नहीं होगा, तो ये भी चलो सा भाई। अगला देखेंगे तो अगला भी कुछ ऐसे ही दिया है, नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे नोदी विभव होता तो हम ये कहते कि स्ट्रेट लाइन मिलती, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका जो बचेगा यहाँ पर ये बचेगा प्रकाश विद्युत धारा, ये ऑप्शन नंबर ए।
तो ओनली ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इस आधार पे आप जो है यहाँ पर कर पाएंगे और देख पाएंगे कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन जो है किस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। यहाँ पे जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन है मैंने आपको करा दिए हैं विद आपको थ्योरी के साथ में, ठीक है ना। कोशिश की थी हम जल्दी से जल्दी कर लेंगे, फिर भी आपका जो है लगभग 1.5 घंटा हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और ये ऑब्जर्व करेंगे कि कौन से टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो बिल्कुल भी डरिएगा मत, अच्छा पेपर होगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपका पेपर अच्छा होगा, चिंता न करें, अपनी मेहनत को लगातार जारी रखें। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद साथियों।